बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पाकिस्तान पोलेमिक्स में आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, जो कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। लेकिन आमतौर पे हमारा फोकस रहता है खेल पे, सियासत पे, उन चीज़ों पे, और ये जो बहुत अहम इशू होते हैं जो कि एक्चुअली ड्राइव करते हैं सोसाइटी को एक डायरेक्शन में, वो पीछे रह जाते हैं। इसके लिए आज हमने दावत दी है जनाब ज़ीशान जावेद साहब को, जो कि एक NLP प्रैक्टिशनर हैं, इसके साथ साथ टीचर हैं। गुफ्तगू होगी उनसे पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ है इसकी कितना सवेयर प्रॉब्लम है, फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, और एक पर्टिकुलर टेक्निक, चूँकि ये NLP प्रैक्टिशनर हैं, फ्रैंकली मैं भी एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ, तो NLP क्यों घर घर की ज़रूरत होनी चाहिए, और ये एक ऐसा टूल कैसे डेवलप हो सकता है कि लोग स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी या एटलीस्ट स्ट्रेस मैनेज्ड ज़िंदगी गुजार सकें। ये एंड मच मोर टू कम। ज़ीशान जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे हम मेंटल हेल्थ पे और सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले कुछ जो ज़िद्दैन हैं, कुछ तज़ादात हैं आपके हवाले से वो डिस्कस कर लें कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं यस, और आप फिज़िक्स पढ़ाते हैं यस, और आप NLP प्रैक्टिशनर हैं। यस। नाउ फिज़िक्स में ग्रे एरियाज़ तो नहीं हैं, विद एक्सेप्शन जो क्वांटम फिज़िक्स चले होगी, उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जनरली स्पीकिंग इट आइदर इज़ और इज़ नॉट। लेकिन जब हम माइंड साइंसेस की बात करते हैं, माइंड बॉडी कनेक्शंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे तो इज़ और इज़ नॉट वाली बात है। इंटेंशनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ अदर थिंग्स हमें वी डोंट नो, तो वो इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटिंग भी लगती है। तो ये दो हैट्स कैसे आप मैनेज करते हैं कि आप फिज़िक्स और समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली नॉट फिज़िक्स, इन फैक्ट इन मैनी वेज अगेंस्ट दैट, ये हैट्स चेंज करने का ये क्या ट्रिक है? वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। कैसे भाई, बात यह है कि हर बंदे की एक अंदर एक फायर होती है या एक पैशन होता है जो उसको चीज़ों पे लीड करता है। तो एज अ किड माई पैशन वॉज और क्यूरियोसिटी वॉज ऑलवेज टू नो पीपल। कोई क्यों कैसे काम करता है, इसने ऐसे क्यों किया, सेम सिचुएशन में डिफरेंटली रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं। Yeah. एज अ किड आई यूज टू ऑब्जर्व पीपल अ लॉट। आई स्टिल रिमेंबर आई यूज टू सिट विद हमारे स्कूल के जो गेट कीपर थे, हमारे स्कूल की आया जीज, उनकी ज़िंदगी डिफरेंट क्यों है, हमारी ज़िंदगी डिफरेंट क्यों है। कोई पठान है तो वो चीज़ों को कैसे अप्रोच करता है, कोई पंजाबी है तो कैसे अप्रोच करता है, कल्चर का क्या इम्पैक्ट होता है, रिलीजन का क्या इम्पैक्ट होता है। आई हैड नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स एंड देन आई हैड मुस्लिम फ्रेंड्स, सो बहुत सारी चीज़ों ने मुझे ओवर टाइम इस क्यूरियोसिटी ने आई थिंक मुझे मेंटल हेल्थ और इंसानों तक पहुँचाया। और बीच में एक बड़ा आई थिंक इवेंट हुआ कि मेरी वालदा खुद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में 2008 में आ गई। सो राइट आफ्टर ए लेवल्स जो मैंने इंजीनियरिंग की वो इसलिए की थी क्योंकि मैं उसी घर का बच्चा हूँ जहाँ पे वालिद इंजीनियर होते हैं, वालदा डॉक्टर होती हैं, और उनके बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर ही बनते हैं। तो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं एक इंजीनियर बनूँ। Right. तो वो भी यूईटी मैकेनिकल थे, मैं भी यूईटी मैकेनिकल हूँ। वो ख्वाहिश मैंने पूरी की, लेकिन उसके बाद मैंने कोई जॉब इंजीनियरिंग वाली नहीं की और मैं अपने पैशंस को परसू करता रहा। वालदा की हेल्थ ने और मेंटल हेल्थ ने, डिटीरियोरेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा, फिर जिसको कहते हैं एक एक्सेलरेट हो जाता है काम, कि बंदा और से और जानने में कि क्यों है। मैं उनको बहुत सारे उनकी जर्नी में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के साथ, मेरे वालिद साहब की, मेरे भाई की, हम सब की मुलाकातें और डिस्कशंस होती रहीं। 5 साल एक अरसा बहुत ज़्यादा होता है। जब किसी को मेंटल हेल्थ इशू होता है तो घर वाले चाहते हैं कि 2 महीने में सॉल्व हो जाए, लेकिन वो डायग्नोज ही ठीक नहीं हो पा रहा होता। और बहुत सारे ऐसे मल्टीपल लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं। सिर्फ आमतौर पे एक इंसान को दवाइयों पे सुला दिया जाता है, उससे बात नहीं की जाती, रूट कॉज नहीं पता किया जाता, उसकी हिस्ट्री प्रॉपर नहीं ली जाती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें मैं सिर्फ इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, मैं बहुत माजरत के साथ एक चीज़ में ऐड बिल्कुल। करना चाहता हूँ कि ये जो अद्वियात वाली बात आपने कही है, इट इज़ सो डेंजरस इन पाकिस्तान यस, कि आम आदमी अभी भी यस। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का जो डिफरेंस है उसके हवाले से इतना लाइलम है कि अगर किसी को जी, 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 थोड़ा जी। बहुत अगर मेंटल थोड़ा सा उसको अगर दबाव फील हो रहा है, तो एक आम आदमी की लैंग्वेज होती है, इसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। जी, 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 जी। क्यों? हाँ, साइकियाट्रिस्ट का क्या ताल्लुक है इस चीज़ से? क्योंकि उनको डेफिनेशन के तौर पे नहीं पता। मुझे अक्सर लोग डॉक्टर साहब कह देते हैं। डॉक्टर ज़ीशान से अपॉइंटमेंट लेनी है, मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ।
और साइकोथेरेपिस्ट भी, अगेन साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट में भी डिफरेंस नहीं पता, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में भी नहीं पता, वो बिल्कुल सही बात है। एंड अगेन आई थिंक इस पे क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आज तक तो हम उसी टबू से नहीं निकले, मेंटल हेल्थ की होती है। Yeah. मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आए भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर वी आर हैविंग सम इश्यूज, या हमें एंग्जाइटी हो रही है या कुछ भी, तो वालिदैन कहते हैं एंग्जाइटी क्या होती है, ये दिमाग पागलपन होता है, Yeah. तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। एंड अ पार्ट ऑफ इट इज़ वेरी वेरी आई वुड से सैड कि पढ़े लिखे लोग, ये नहीं कि आप बात करें जो पढ़े लिखे लोग, अच्छी भली फैमिलीज का भी आज तक इसके बारे में यही व्यू है। एंड Yeah. which is sad primarily, I would say. It certainly is. And I think इसमें हमारी जो कल्चर है उसका जो एक हिस्टोरिकल रोल कि हमारे यहाँ ये जो एक हेरोइज्म का एक कॉन्सेप्ट है जी 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 कि जिस्मानी तौर पे भले आप जितना मर्जी आप हार जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आसाबी मजबूती, जहनी हालात से ना घबराना, लड़ जाना, जी 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 थोड़े से लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मुकाबला करना, जी जी। और हमारी जो इस तरह की जो और बहुत सी उसमें सच्ची कहानियां हैं। सर, जिस मुआशरे में औरत का जुल्म बर्दाश्त करना हीरोइक हो, एग्जैक्टली, तो आप उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और वो बर्दाश्त करती है इसलिए कि मेंटली स्ट्रांग है, तो उसको ऑब्जर्व कर रही है। आई थिंक ये एक कल्चरल पर, हालांकि देखें सिंपल सी बात है, इंसान है, बेहतरीन इंसान वो होता है कि जो उसकी खूबियाँ उसकी खामियों से ज़्यादा हों। बेशक बेशक। वो इंसान नहीं होता जिसमें सिर्फ खूबियाँ हों। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सिर्फ मरने के बाद होता है कि मरने के बाद सारे उसकी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जिंदगी में इट्स फाइन टू बी रॉन्ग, इट्स फाइन टू हैव प्रॉब्लम्स। जैसे इंसान को बुखार हो सकता है, एक फिजिकल चीज़ है, मेंटली भी इल हो सकता है। मुझे एक सवाल अक्सर मेरा क्यूरियस सा सवाल है कि वो ना, जब दो लड़का लड़की की शादी होती है, उनका बच्चा होता है, 4-5 साल बाद ना वो परफेक्ट हो जाते हैं। लाइक वो उनको हर बात पता होती है। लाइक उन्होंने कभी उसकी कोई तालीम हासिल नहीं की, कभी उस पर टाइम नहीं लगाया, लेकिन हर दुनिया का बाप और हर दुनिया की माँ ये कहती है हमें सब पता है। सब पता है। सब कैसे पता है? आप प्लीज थोड़ी सी इसके अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करें कि पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आपको शायद इसके बारे में ना पता हो। सानू ना दस। ये इतनी नॉर्मल लाइंस और इतनी, मुझे बात सा लगता है कि ईगो से भरपूर लाइंस हैं कि बच्चे को वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी कर देती हैं। और अगेन स्टेप बाय स्टेप आई वुड वांट यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स मोर। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस मोर, क्योंकि अक्सर ये कमेंट मुझे बहुत मिलता है, जी प्रॉब्लम हमें पता है, हमें सॉल्यूशन पता है, हालांकि प्रॉब्लम भी लोगों को एक्चुअली नहीं पता। Now we will get to that. How deep is that? बात किया ना कि चूंकि हम दोनों NLP प्रैक्टिशनर हैं, तो हमारी तो एजुकेशन में है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई पहले करना है, सो वंस यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्व आप बात Yes, बिल्कुल। तो हमारी जो ये कल्चरल प्रॉब्लम है, ये जो आपने बात कही ना कि वो एक यंग कपल है एंड समहाउ दे अस्यूम कि हमें सब पता है। टू मी दैट्स मोर ऑफ अ रिएक्शन ऑफ द असर्शन कि तुम्हें क्या पता है। तो दैट इज़ वेयर बच्चे की दादी और नानी एक साइड पे, हाँ इन्हें बच्चे पाले तो अनु की पता है, एंड वो लाइक नहीं सानू पता है। तो वो उसमें जो पिस रहा होता है बेचारा वो बच्चा होता है, कोई तजर्बात सारे उस पर किए जा रहे होते हैं। आई थिंक इट्स परफेक्टली ओके टू एक्सेप्ट कि जिस ज़माने में आपने जो बच्चे पाले थे, थैंक यू, अब आपके तजर्बे को हम इस्टिमुलेट करते हैं इन समथिंग विच इज़ न्यू। तो ये भी नहीं हो सकता कि उसको डिसऑन कर दिया जाए पुराने वाले को, और ये भी नहीं हो सकता कि जो नया वाला है उसको कुछ पता ही नहीं है। और तो एक बेसिकली अच्छा एक बन सकता है। तो ये तो होगी कल्चर की बात। अब कल्चर से आगे जब हम और जाहिर सी बात है कि कल्चर को अगर चेंज करना है तो इंडिविजुअल लेवल पे काम स्टार्ट होता है। व्हेन यू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी जो उस तरह से सोचना शुरू करते हैं, तो फिर कल्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। उसमें एक बात 2 जनरेशन लग जाएंगी, 3 लग जाएंगी। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट वे कि हम लोगों को इस चीज़ पे हम कायल कर लें कि मेंटल हेल्थ, इसको एक्नॉलेज करना ये कोई शर्म की बात नहीं है। इट इज़ बीइंग पार्ट ऑफ हु यू आर। फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, ना इसमें कोई आपकी बेइज्जती हो रही है, ना ये शर्म की बात है, ना इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपको दुनिया को छुपाने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू कि ये नॉर्मल? सर, आई थिंक इसके बारे में आउट लाउड कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, और ये रिपीटेडली होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे का गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई, तो अब वो 2 महीने अगर अस्पताल में
है और जब तक उसकी टांग जुड़ नहीं जाती तो आप सब उसके पास भी आएंगे, उसका ख्याल भी रखेंगे, उसको यखनियाँ भी पिलाएंगे, वो आपको नज़र आता है। इसी तरह लाइफ में कुछ इमोशनल इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स ऐसे होते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, कोई लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, ये सारी चीज़ें हमें इमोशनली और मेंटली भी इम्पैक्ट करती हैं। तो ये मैं बात करूँ बहरहाल पहली स्टेज की, कि अगर वो आ गया है, जैसे मेरा एक बहुत क्लोज दोस्त था, 2020 में उसकी डेथ हो गई, तो उस चीज़ ने मुझे इम्पैक्ट किया। जाहिर बात है, देयर इज ग्रीफ इन दिस। अब मुझे को क्या की हो गया, सब ठीक तो है। मिसाल के तौर पे मैंने 2 बच्चे ज़िंदगी में लूज़ किए, तो उसका ग्रीफ आपको है, आपने उसको, वो एक क्या है, वो तकलीफ़ है, वो इंटरनल तकलीफ़ है, एक एक्सटर्नल तकलीफ़ है। वालिदैन को, इस सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है कि एक्सटर्नल तकलीफ़ भी होती है और इंटरनल तकलीफ़ भी होती है। तो कैंसर अगर एक बीमारी है और आपको एक्सटर्नली नज़र आ रही है, आपने स्कैन कर लिया उसको, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ में क्योंकि वो आपको क्लियरली विजिबली नज़र नहीं आती अनटिल कुछ एक्सट्रीम केस हो जाए, तो आप उसको रिकग्नाइज नहीं करते, ना उसको वक्त देते हैं, ना टाइम देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसके वालिदैन घर में लड़ते हैं, हर वक्त लड़ते हैं, वो बच्चा, मैं कहता हूँ, वॉर जोन में पल रहा है, तो वॉर जोन में वो बच्चा इफेक्ट होगा। जैसे आज आप कहेंगे कि जहाँ भी वॉर जोन में फिजिकल वॉर के अंदर बच्चा इफेक्ट होगा, घर में मेंटल वॉर, लड़ाइयों में भी बच्चा इफेक्ट होगा। बाज़ दफ़ा बच्चे को बहुत ऊंची डांट देते हैं, वो उसके लिए वो एक फियर स्टेट में चला जाता है, उस फियर स्टेट में उसको निकाल, उसका माइंड 100% काम नहीं कर सकता। और एक आई थिंक ज़रूरी बात यह है कि हर पाकिस्तानी को बैठ के इस दिमाग ये काम कैसे करता है ये पता होना चाहिए। सबको ये तो पता है कि अच्छा यार, हमारा खाना ना मुंह से अंदर जाता है, तो उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन से होके हमारे मैदे के अंदर प्रोसेस होता है, और फिर जो है ना हमारा स्टूल जो है ना वो पास हो जाता है। ये बॉडी का प्रोसेस तो सबको पता है, हमारे लोगों को ये नहीं पता कि ये दिमाग का प्रोसेस क्या है, इसको क्या चीज़ें इसके लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें इसके लिए गलत हैं। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया है वो अगर इंसान कर ले तो बहुत हद तक इन चैलेंजेस से बचा जा सकता है। ठीक है, यानी उसके अंदर एक बात ज़बान है, लिंग्विस्टिक्स हैं, लेकिन खैर ये आई थिंक इसके बारे में एक तो बात करना कि ये चैलेंज है और दिमाग ऑपरेट कैसे करता है ये हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन इन द सोसाइटी अबाउट हाउ द माइंड वर्क्स, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड। मिसाल, जो कि आप भी एनएलपी हैं, तो हर इंसान की एक डिफरेंट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम इवेंट। बिल्कुल सही। तो एक ही घर में वाकया हुआ, एक भाई ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, बहन कम हो गई, या बाप ज़्यादा हो गया, माँ कम हो गई, ठीक हो गया, तो सेम चीज़ के ऊपर दोनों का क्या है, रिस्पॉन्स डिफरेंट है, क्योंकि उनका मीनिंग ही उस बात के लिए डिफरेंट है। ये समझना और ये कैपेसिटी पैदा करना कि आपसे ऑपोजिट भी किसी का व्यू हो सकता है, आपसे ऑपोजिट भी किसी पे इम्पैक्ट हो सकता है, आपसे ज़्यादा भी किसी पे इम्पैक्ट हो सकता है, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं कदर कलामी की हमारे यूके के दौर में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, मुझे याद है हमारी एक ट्रेनिंग थी जो बाद में हम भी कराते रहे, कि ट्रेनिंग ये है कि आपके सामने पेपर रख दिया गया है और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपने आंखें बंद करके पेपर को अपने सामने रख लेना है और जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी आपने एग्जीक्यूट करना है। सो स्टार्ट होती थी आंखें बंद जी, पेपर उठा लो, और यहीं से डिफरेंस स्टार्ट हो जाते थे कि किसी ने उसको लैंडस्केप में उठाया हुआ है, किसी ने उसको पोर्ट्रेट में उठाया हुआ है। अब इंस्ट्रक्शंस आ रही होती इसको लेफ्ट से राइट फोल्ड करो, कर देते थे। अब आता था कि इसका जो टॉप राइट कॉर्नर है वो टेयर कर दो, कोई ज़्यादा कर देता था, कोई कम कर देता था, उसके बाद इसको बॉटम से टॉप करो फोल्ड, उसके बाद यहाँ से टेयर करो। तो जब एक्सरसाइज ख़त्म होती थी, इंस्ट्रक्शंस ख़त्म होती थी, तो आप कहते थे कि अपना पेपर रख के सामने कंपेयर करो बाकी क्लास के साथ। कोई 2 लोगों का भी आपस में नहीं मिल रहा होता था। बिल्कुल एक ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, एक ही क्लास है, कोई ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन वाली बात भी नहीं है, लेकिन वो जिस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, मकसद इस सारी बात का ये था कि एक इवेंट को डिफरेंट तरीके से परसीव किया जा सकता है। इट्स परफेक्ट। ये वो थ्योरी है जब ये फैमिलीज़ में आ जाए, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में आ जाए, और आप चीज़ों को सही या गलत के तनाजुर में नहीं बल्कि डिफरेंट लेंस के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दे कि मेरे अंदर का जहाँ डिफरेंट है इसके अंदर की, तो उसमें एक एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, एंड यू ऑलवेज गेट टू द सोल्यूशन एज वेल। और वैसे भी अगर आप उसको इस्लामिकली भी सोचें कि इस्लाम में मशावरत की तो कितनी अहमियत है। एक चीज़ पे डिसएग्रीमेंट हो गया है, मियाँ बीवी का हो गया है, फैमिलीज़ का आपस में हो गया है, अब जो ही आप कहते हैं
कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि मुशावरत का प्रोसेस आपने वहीं पे किल कर दिया है। जी अब बाकी सब की जो मुशावरत बीच में आनी थी, आपने उसको शट डाउन करके आपने कहा अब यही होगा। अब नतीजा बताएगा कि आपकी बात ठीक थी या गलत थी। बेशक ऐसे। और आई No. थिंक जब आप ये बात करते हैं ना, हमारे यहाँ डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया Yeah, जाता है। true. There's a very huge difference in that। और जब आप किसी को ये बोलने का मौका ही नहीं दे रहे कि बस जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, तो बेसिकली आप उसका फ्रीडम उसी वक्त ले लेते हैं। जो पहली चीज आई फील कि अल्लाह ने सब इंसानों को दी थी ना, वो फ्रीडम था। लेकिन आप एज एन इंसान अपने घर वालों का ही फ्रीडम सल्व करने पे जब लग जाएंगे तो फिर उससे कोई कमाल का फूल तो नहीं उगेगा। Yeah. वहां पे कोई ना कोई कांटा उगेगा जो फिर सबको चुभेगा। आई एम अग्रीइंग विद योर पॉइंट। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो व्यू ऑफ द वर्ल्ड है ना, वही माना जाए, माई वे और द स्काई वे। Yeah. ठीक है, या जो लोग मेरे से डिसएग्री करते हैं ना, तो मुझे नहीं पसंद। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि दो स्टूडेंट्स की लड़ाई हो जाए तो मैं क्यों नहीं पसंद? सर ये बात मैंने की है, वो उस पर ये बोल रहा है, तो वो बंदा ही फजूल है। जस्ट बिकॉज किसी ने आपसे डिसएग्री कर लिया है, वो बंदा ही फजूल है। जस्ट बिकॉज खानदान में आप देखेंगे मेरी बात नहीं मानी गई जी, मैं किसी से नहीं मिल रहा, हमारा कता ताल्लुक हो गया, ठीक है जी। जस्ट बिकॉज हमें शादी पे उस तरह प्रोटोकॉल नहीं मिला, मतलब मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम जो है ना, नाराज होने की ब्रिंक पे बैठी होती है कि बस ये कोई कह दे और हम नाराज हो जाएं। हमारे वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, अमानुल्लाह साहब एक कॉमेडियन होते थे। बिल्कुल उनकी बात का एक मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन उसका एवरेज ये बनती है उनकी बात की कि हर शादी में एक ताया ऐसा ज़रूर होता है जो इस चीज़ पे भी लड़ पड़ता है कि एड्रा में थे किने रखे है। रियली उसे और कुछ चीज़ नहीं मिलती। because I think we're always trying to find a problem over time। ये आई थिंक मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। जब बच्चा पैदा होता है और उसकी एनवायरनमेंट के अंदर वो बड़ा हो रहा है, 7 साल का होता है, फिर 14 साल तक उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो रहा होता है, वो खैर एक पूरी डिटेल है, मैं और पॉडकास्ट पे बात कर चुका हूँ। लेकिन वो एक एनवायरनमेंट में देख रहा है कि अच्छा ये, वो आपको एग्जैक्टली मिरर करता है एक टाइम तक। तो वो क्या देख रहा है? माँ प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही है, सास प्रॉब्लम, मियाँ प्रॉब्लम, हालात प्रॉब्लम, बाप, महंगाई प्रॉब्लम, दुनिया प्रॉब्लम, माँ बाप प्रॉब्लम, बीवी प्रॉब्लम, हर कोई बातें कर रहा है प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो उसको किस चीज की हैबिट पड़ेगी? उसको मेंटल पैराडाइम प्रॉब्लम, उसका मेंटल पैराडाइम ही प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा कि हर वक्त प्रॉब्लम ढूंढो मेरी लाइफ में क्या है। सब कुछ ठीक भी है तो ढूंढो कि मेरी जिंदगी में गलत क्या है। यू नो, सो वो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट की डेफिनेशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना, कि ऑप्टिमिस्ट फाइंड अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम एंड पेसिमिस्ट फाइंड अ प्रॉब्लम इन एवरी सोल्यूशन। और मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ, आप उनको 10,000 सोल्यूशन, 10,000 वे आउट दे दें, वो कहेंगे नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम नहीं कर सकते। फिर हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जो दूसरी चीज़ कैसर भाई बहुत ज़्यादा आ चुकी है, दैट इज़ नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकिंग एक्सक्यूजेज एंड पुटिंग द ब्लेम। कि हर चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में हो रही है ना, उसमें किसी और का कसूर है। सो वी एज अ सोसाइटी डोंट हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें ब्लेम देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। हमें बताना है कि ओहो, किसी से मैं पूछूंगा यार कि आप ज़्यादा पैसे क्यों नहीं कमा रहे, हालात देखे आपने? अच्छा, मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान के हालात जब से मैं पैदा हुआ हूँ यूं आ रहे हैं, मेरे हालात यूं जा रहे हैं। लाइक कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि हालात आपकी ग्रोथ से लिंक्ड नहीं है, आपकी ग्रोथ आपकी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिंक्ड है। लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि इतने खानदान है पाकिस्तान के अंदर, बेटा 80 ते असली रह के तेरा चाचा ही है दसी। ठीक है, दिस इज आपने बच्चों के अंदर शुरू से डाल दिया कि ब्लेम जो है ना किसी और पे डालना है। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम विच इज़ फ्रैंकली शायद सारे ही हमारे प्रॉब्लम्स की एक रूट हो कि देखें, जो आपके पास है आपने वो देना है। विच इज़ टू से कि एक इनसिक्योर आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने आगे पीछे सबको इनसिक्योर ही रखता है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। अब वो आपका जो इनसिक्योर आदमी है, अगर वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे है, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, वो कंपनी में हो, फैमिली में हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, वो तो उसने फिर सबको इनसिक्योर रखना होता है। और इवन इंडिविजुअल भी, जो मेंटल हेल्थ का मामला है, कि देखें मेंटल हेल्थ से अगर जब इंसान इनसिक्योर होता है तो उसके बाद फिर वो आगे खैर नहीं जाती है। बेशक। अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है रफ्तार पे,
आई कुडंट कंप्लीट इट एक्चुअली, मैं नहीं देख सका पूरी बचाबाजी। देयर इज़ वन सीन जो डायरेक्टली रेलेवेंट है हमारी इस कन्वर्सेशन से, कि उसमें एक ट्रक ड्राइवर है जो कि वो एडमिट करे कि हाँ जी मैं करता हूँ, मैंने एक लड़का रखा हुआ है इस काम के लिए। एंड द रीज़न जो उसने पीछे बयान की उसमें से एक ये थी कि मुझे भी बचपन में अब्यूज़ किया गया था। अब वो बच्चों को अब्यूज़ कर रहा है, और बाद में जब उससे उन्होंने पूछा, जो डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने बनाई रफ्तार वालों ने, कि अच्छा तुम्हें गिल्ट नहीं होता? कहता है होता है। मैंने कहा क्या करते हो? कहता है बियर पी लेता हूँ, नशे वगैरह में चला जाता हूँ। सो हिज कोप मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन नॉट कोपिंग बट एस्केपिंग। वो सिर्फ फरार हासिल करके बाद में उसी में चला जाता है। Most of the people suppress their pain with pleasure. बट यू सी एग्जैक्टली नाउ इस बच्चे के साथ वो कह रहे हैं कि जो इनसिक्योर आदमी है, ही इज इनसिक्योर बिकॉज ही वाज अब्यूज्ड। Yes. इमेजिन करें कि अगर इसकी मेंटल हेल्थ उस वक्त उसका ख्याल रखा जाता और इसको मेंटली रिकवर किया जाता इस बात से, आज बहुत से बच्चे महफूज होते जो इसकी ज़िंदगी का निशाना बन रहे हैं। सर इसलिए भी और किया ये जाता बच्चे बन रहे हैं, इमेजिन करें कि उनमें से एक सर्टन परसेंटेज आगे इस तरह की निकल आती है, तो हमने और बच्चों को वनरेबल कर दिया बिल्कुल सिर्फ मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट को डिनाई करके, या इस प्रॉब्लम को हमने रिकॉग्नाइज करने से इनकार करके कि दिस इज अ थिंग एंड वी कैन एक्चुअली। उसके साथ एक्चुअली शेम अटैच करके। सबसे ज़्यादा चीज़ जो लोगों को प्रिवेंट करती है ना किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास आने से या इस पे काम करने से, वो उसके साथ अटैच शेम है। पागल हो, दिमाग खराब है, ये क्या होता है, और वो तो पागल है, वो तो थेरेपिस्ट के पास जाता है। Exactly. 90% of my clients don't tell anyone that they're taking a session. Yeah. इतना आज भी स्टिग्मा इसके साथ अटैच्ड है। यानी अगर उनके घर पे कोई हो ना, और वो टाइम नहीं रखते कि इस टाइम घर पे कोई नहीं होगा या सारे सो गए होंगे, तो आई कैन टॉक टू माई थेरेपिस्ट और आई कैन टॉक टू माई कोच। ये आज तक, और ये मैं आपको पढ़ी लिखी समझदार फैमिलीज की बात बता रहा हूँ। तो नीचे तो आप सोचें ट्रक ड्राइवर का क्या ही हाल होगा, ठीक है ना। हम शेम एक चीज के साथ ऐसी अटैच कर देते हैं और हम सीधा उस इंसान के ऊपर फतवे लगाने का, तो क्योंकि असल में डे ऑफ जजमेंट एक दफा आना था, लेकिन हम लोगों का रोज बना लेते हैं। वो अल्लाह का काम था, वो हमने ले लिया है कि हम लोगों को अभी जज करके उनको सजाएं सुना देंगे। तो आई थिंक शेम जो है वो खत्म होनी चाहिए। अगर आपके पेट में दर्द हो सकता है तो किसी के दिल में दर्द हो सकता है, किसी के दिमाग में दर्द हो सकता है किसी चीज को, किसी इमोशनल पेन हो सकती है, मेंटल पेन हो सकती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Guilt is, about that, the guilt is one of the biggest negative emotions. And negative emotions are like shackles, जो आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी को हर वक्त क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो आपको कभी भी बेहतर इंडिविजुअल बनने नहीं देंगे, क्योंकि शैतान का दौ भी यही है ना, गिल्ट में डालो। अल्लाह चाहता था तौबा करो, यानी मेरी तरफ लौटो। ये शैतान का दौ है, गिल्ट में रहो ताकि तुमसे कख ना हो। तो गिल्ट मुझे लगता है एक बड़ा शैतानी अमल है। अल्लाह हमसे चेंज मांगता है कि देखो गुनाह हो गया है, तौबा क्या है, अल्लाह की तरफ लौटना, वापस जाना, अल्लाह की तरफ वापस जाना। लेकिन हमारे यहाँ तौबा भी किसको बनाया हुआ है, गिल्ट को। अच्छा, इसमें अगर हम ठीक है प्रैक्टिशनर्स इस पे बात करते हैं, बट ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ हेल्प इन पाकिस्तान, यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स हैं नहीं, ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट भी नहीं हैं। लेकिन अगर जिस हम पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, अगर सेमिनार्स रखे जाएं स्कूलों में, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसे करिकुलम का हिस्सा ही बना दिया जाए कि जो बच्चे स्कूलिंग सिस्टम में जाते हैं उनके लिए नॉर्मल हो जाए। और इन एडिशन टू दैट जो और सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मदारिस हैं मिसाल के तौर पे, या मसाजिद में अगर हमारी इस तरह की कैंपेन्स हों कि जुमे को करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं, तो इन इश्यूज़ पे भी आइडेंटिफाई किया, जुमे का खुतबा इन इश्यूज़ पे होना चाहिए। एग्जैक्टली, घर की लड़ाई इन्हीं बातों पे होना चाहिए कि ये, तो दैट कुड बी अ गुड सोल्यूशन टू इट। लेकिन अभी पाकिस्तान में थोड़े से हम अगर जो अवेलेबल रिपोर्ट्स हैं उनकी तरफ जाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 24 से 25 मिलियन लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको मेंटल हेल्थ, जिनकी ऐसी है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हालत ये है कि हमारे पास ऑन एन एवरेज 1 लाख मेंटल हेल्थ में जिनको मदद की ज़रूरत है, उनके लिए 1 लाख के ऊपर एक भी हमारे पास, इनके ऑन एवरेज
इज लेस देन 1% पर Hmm. 100,000 Yes. जो हमारे पास जो एक्चुअली हेल्प गिवर्स हैं साइकोलॉजिस्ट के जो I'm going to mention psychiatrist even though psychiatrist is Yeah. not always first solution. अगर Yeah. पाकिस्तान में कन्फ्यूजन पाई जाती है जी कि जी जो ही मसला होता है कहते हैं जी साइकियाट्रिस्ट जी के पास ले जी जाओ, जी मतलब जी क्यों जी साइकियाट्रिस्ट जी कैसे जी क्या ताल्लुक है, बट समहाउ Hmm. साइकियाट्रिस्ट Yeah, somehow. चलें, लेकिन फिर भी इन सबको इकट्ठा Hmm. करें तो इट्स अबाउट लेस देन 1% पर 100,000. Yeah. स्ट्रेस की हालत ये है पाकिस्तान में कि इट्स अनबिलीवेबल, इंसान सोच नहीं सकता कि Yeah. कितना ज़्यादा, और ये 24-25 का हम कह रहे हैं कि ये तो रिपोर्टेड फिगर्स हैं, वी ऑल नो इट्स लॉट मोर देन दैट. वो सर आई थिंक मैं तो इस 24-25 मिलियन नहीं, आई थिंक ये कम अज कम भी अगर मैं पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम लगाऊं और उसका 1/3 ले लूं ना, तो तब भी ये 8 करोड़ लोग होंगे जो कि हम छोटे या बड़े किसी ना किसी चैलेंज के अंदर इन्वॉल्व हैं. देखें, बाप को एंगर इश्यूज हैं, बाप मारता रहता है, हम इसको क्यों नहीं मांगते कि ये इशू है? रिजेंटमेंट, पैसिव एग्रेशन क्या है? देयर इज समथिंग बिहाइंड इट. ठीक है, माँ रोती है, देयर नार्सिसिज्म, डू यू नो लास्ट 20 सालों में किस लेवल पे इंक्रीज हुआ है पाकिस्तान के अंदर? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्पेसिफिकली. There are mothers who have it. There's childhood trauma at the back of it. They're actually never grown out of their child brain, and that impacts so many people in so many ways. Financial abuse, corruption, imbalance of emotions, हर बात का एक बतंगड़ बनाना, ये सारी चीजें मौजूद हैं और बच्चों को भी नजर आ रहा होता है, घर वालों को भी नजर आ रहा होता है. लेकिन अगर कोई जाके ये कह देगा कि मेरी बीवी थेरेपिस्ट के पास जा रही है या मेरा ये, तो ये वहाँ पे मसला बन जाएगा. एंड आई थिंक हुकूमत को जेन्युइनली, एक दफ़ा बिलावल भुट्टो ने आई थिंक बात की थी इस हवाले से ताहा के साथ TCM ओरिजिनल्स पे पॉडकास्ट के अंदर. तो मुझे था कि दे ही सेड दैट वी आर मेकिंग सम मेंटल हेल्थ बिकॉज इट्स रियल. आई थिंक गवर्नमेंट शुड स्टेप अप. मतलब अगर ये मसला करोड़ों लोगों का है, क्योंकि ये लाखों लोगों का नहीं है, ये करोड़ों लोगों का है, और ये बात सच है कि हर कोई उस लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकता. इसीलिए मतलब मैं अब कोर्सेज ला रहा हूँ कि यार जो चलो एक क्लास ऑफ सोसाइटी कर ले, वर्कशॉप्स बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाके इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, मस्जिदों में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें एक चीज़ जो आई थिंक उसमें हमें बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग, गवर्नमेंट से हमारी तवक्कुआत हैं, लेकिन तवक्कुआत हमारी ऐसी हैं कि अब हमें उन तवक्कुआत के टूटने की आदत पड़ गई है. यस, शुक्र है फाइनली. लेकिन करते भी कुछ नहीं है ना, करते कुछ वो ये है कि चलो जो असल में उस पर किसी ने बात ही नहीं की कि अगर गवर्नमेंट ना करे तो कौन क्या कर सकता है. कि अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो बात हमारी फिर टूटेंगी उससे. तो एक आम आदमी, मेरी ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान में इस वक्त हर आदमी को NLP प्रैक्टिशनर होना चाहिए. अगर वो ट्रेनर नहीं है कोई बात नहीं है, उसको अपनी ज़ात के लिए प्रैक्टिशनर ज़रूर होना चाहिए. इसलिए कि एक लिमिट है ना, स्ट्रेस को आप कितना बर्दाश्त करेंगे. जब स्ट्रेस आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो दो ही प्रॉब्लम्स होते हैं, you either explode or you implode. Implosion is far more dangerous than explosion. कि उसमें फिर इंसान तो कुछ देर के बाद काम डाउन हो जाता है. implosion तो इंसान को दीमक की तरह चाट देते हैं अंदर से. मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स इस तरह से ले कि वो स्कूलों के अंदर NLP को इम्बेड कर दे, एटलीस्ट स्टार्ट इस तरह से करे कि हर टीचर, सरकारी टीचर, वो NLP प्रैक्टिशनर हो. और जो डेवलप्ड दुनिया है वहाँ पे तो वैसे भी एजुकेशन अब चेंज हो रही है, पर्टिकुलरली जो हायर एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पे, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उनका एक पता नहीं उन्होंने उसको फॉलो किया नहीं किया, लेकिन उनका आइडिया ये था कि जो टीचर्स हैं उनको कोचेज़ में, जो लेक्चरर्स हैं उनको कोचेज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए, और VLCs जो हैं, जैसे वर्चुअल लर्निंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे लेक्चर तो अपलोड हुआ ही है, क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सुन लें. लेकिन टीचर का काम अब सिर्फ ये नहीं है कि वो एजुकेट करे, क्योंकि जितनी भी आपको हेल्प चाहिए वो तो सारी की सारी आपको मिल रही है जो वर्चुअल सेंटर्स हैं वहाँ पे. टीचर का काम यह है कि उसके मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव करे कि स्टूडेंट क्यों नहीं फ्लरिश कर रहा. मेरे एक टीचर थे, डॉक्टर शेन सुलेवान, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई एवर हैड इन माय लाइफ. वो ये कहते थे कि कैसर हमें बड़ा, जब ये मैं LLB कर रहा था जब मैं UK में, कहते थे कैसर हमें बड़ी एक गिल्ट फीलिंग एक होती है. मैंने कहा क्यों? कहता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बिलो एवरेज,
हम उनको एवरेज पे लाने की बड़ी कोशिश करते रहते हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या गिल्ट वाली क्या बात है? कहा कि मसला ये है कि हम इन पे इतनी मेहनत लगा लेते हैं, कर देते हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको हम अबव एवरेज नहीं लेके जा सकते। हमारा सारा फोकस इन्हीं पे लगा रहता है। टीचर्स आर द बिकमिंग कोचेस के वो इस चीज़ को चेंज करें। Teachers have to be coaches. Like, when did this concept kick in that if I am a physics teacher, I just have to teach physics and nothing else? या So आज का टीचर कहता है मैं सब्जेक्ट पढ़ा दिया, बाकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम हमेशा से तरबियत था बच्चे को। और आई थिंक जो मैंने बहुत काम किया और मैंने उसके बड़े ड्रास्टिक रिजल्ट्स देखे और बड़े क्विक रिजल्ट्स होते हैं, बिलीफ बिल्ड करना दैट Yeah. तुम कर सकते हो। Yeah. एक बच्चा जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, उसका असल में एसेंशियली बिलीव क्या होता है? Yeah. मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? उसकी 70 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये होती है कि उसके माँ बाप एक दफ़ा बुरा रिजल्ट आया होता है, इतना उसको बोला होता है कि तुमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। वो वही बात है कि वो किसी को 100 दफ़ा बुरा भला कहें, वो समझना शुरू कर देगा कि वो वही है। It is तो true. बच्चा समझ जाता है कि शायद मैं कर ही नहीं सकता। सो रिवाइविंग दैट बिलीफ इन देम, देन टेलिंग देम हाउ टू डू समथिंग। हमारे यहाँ, मुझे बताएं, आपने कितनी दफ़ा सुना है कि हमारे यहाँ कहा जाता है बेटा फोकस करो। फोकस कैसे करते हैं ये कभी नहीं। कॉन्सेंट्रेट, टीचर्स भी बोलेंगे। Yeah. मेरा सवाल होता था एज अ किड, हाउ डू यू डू दिस? Yeah. यू नो, इट्स जस्ट एन ऑर्डर, यू नेवर टोल्ड अस हाउ टू डू इट, बट करना है। Yeah. सो हमारी खाना बात बच्चे को बताई नहीं जाती कि Yeah. कैसे करना है। और लगे पता जुमले रिपीट होते हाँ, रहते हैं। रिपीट करते रहते हैं मेहनत करो कि जी मेहनत करो। मतलब मेरा सवाल है कि जी मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करके सबसे कम पैसे कमाता है, तो फिर मेहनत करें हम। लाइक एक क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन। अच्छा, फिर एक और है कि मेरे साथ ये बहुत हुआ था, खासतौर पे यूएलटी में बहुत हुआ था। सवाल पूछने पे पाबंदी है जी। सवाल पूछा है, इसका मतलब है आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? उस्ताद से। एज ए स्टूडेंट मैं उस्ताद से सवाल पूछा हूँ और उस्ताद मुझे क्या कह रहा है? तुम बदतमीज हो। The guy who's supposed to give answers. यस। तो ये टीचर इसको डिसरिस्पेक्ट समझता है कि मुझसे सवाल पूछा है। Yeah. ये तो हमारा लेवल है। तो फिर स्टूडेंट के अंदर क्या जाएगा? यही टीचर घर जाके कमाल का आदमी होगा ना, बाप भी और मियाँ भी लीडर है। देखें, मर्द का स्ट्यूपिड होना Yeah. अफोर्ड नहीं कर सकते हम किसी सूरत, क्योंकि वो लीडर है। वो फैमिली को लीड करता है, काम पे अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करता है। वो उसको लीड करना है एक सेट ऑफ पीपल को एक सर्टन एज के बाद। तो उसके अंदर अपनी ही शॉर्टकमिंग्स नहीं खत्म हो रही, तो उसने किसी और को क्या हेल्प करनी। अच्छा, इसमें एक और बात बहुत अहम लोगों के समझने वाली कि जो मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, एंड वी समहाउ वी थिंक कि मेंटल हेल्थ इज़ ऑल अबाउट कि एक आदमी चीखें मार रहा है या उसकी जो मजमूई तौर पर डिस्पोजिशन है वो इतनी फ्रेजाइल हो गई है कि वो ऐसे आगे पीछे देख रहा है और वो बंदा कहता है यार मेंटली स्टेबल नहीं है। What people don't realize is कि हम सब ही मेंटली अफेक्टेड हैं और एवरीडे बिहेवियर में, सड़क पे ड्राइवर का एक बिहेवियर, एक जो गाड़ी चला रहा है, बाइक वाले का बिहेवियर, बैंक में जो लाइंस बनती हैं वो बिहेवियर, इट्स सो एक्स्ट्रॉर्डनरी कि पाकिस्तान में ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है। यस, लेकिन इतना इम्प्लाइड है कि कैन यू इमेजिन दैट कि पाकिस्तान में प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी जी जी। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बैंक में जाके जो सामने जो भी ऑफिसर बैठे हुए हैं उनसे मैं एक बात कर रहा हूँ, अपने बिजनेस की कर रहा हूँ, अपने फाइनेंस से कर रहा हूँ, साथ वाली कुर्सी पे एक और आदमी आके बैठ जाता है, एंड यू थिंक लाइक व्हाई? बट बिकॉज स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि हर आदमी इतने रश में है कि वो अपने आप को इतनी अहमियत दे रहा है, ये उसकी मेंटल एनजाइटी की एक स्टेट रिफ्लेक्ट हो रही है, कामनेस की नहीं है, कि वो उसको कंसिडर नहीं कर रहा कि किसी की प्राइवेसी है, मैं यहाँ पे ना बैठूँ। अच्छा, वो तो चले बैंकिंग की बात होगी, मेरे साथ हॉस्पिटल में ऐसा एक दफ़ा हो, मैं बैठा हूँ एक और आदमी, Why? और डॉक्टर साहब भी नहीं कह रहे ना, इस बात की इंपॉर्टेंस घरों में ही नहीं है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये भी एक मेंटल हेल्थ का एक मैनिफेस्टेशन है। यू थिंक इट्स नॉट, चीखें मारने की जरूरत नहीं है, दिस शोज द मेंटल हेल्थ। तो ये इतनी ज्यादा आम हुई हुई है, इसलिए मैं कहता हूँ कि NLP अगर हर आदमी करता है, सो द एबिलिटी कि आप इवेंट्स की एक बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत दफ़ा हुआ कि मैं ड्राइविंग करते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम, पहली बात मैं ड्राइविंग करूँ और दूसरी है कि ड्राइविंग कर कम से कम मैं गुस्सा करूँ। तो बहुत दफ़ा मैंने अपनी क्लासेस में मैंने ये बात पूछी, हमारे भी कोर्सेज आगे NLP के कुछ और भी आने वाले हैं, कि जस्ट थिंक, एक असूल आप ज़िंदगी में बनाएं कि बिकॉज वी आर इंफॉर्मेशन ड्रिवन पीपल,
तो जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन में कमी है हम्म, उसको आप नेगेटिवली फिल ना करें, इसलिए कि नेगेटिविटी एक बीज की तरह है। आज किसी चीज़ पे आप नेगेटिव हैं हम्म, तो आपने नेक्स्ट इवेंट के लिए बीज बो दिया, उससे मिलता जुलता इवेंट आएगा तो आप पिछले से ही फॉलो करेंगे उसको। सो द सिचुएशन गोज समथिंग लाइक दिस हम्म, कि आप गाड़ी चला रहे हैं, एक आदमी है बदतमीजी से उसने अंडरटेक किया, ओवरटेक भी नहीं किया, आपके सामने आके गाड़ी भगा दी एकदम से, हम्म, आप क्या करेंगे? लोगों का यही होता है जी, गुस्सा करेंगे जी, हारन बजाएंगे जी। मैं कोई आदमी इतना एक्सट्रीम पे होता है जी कि मैं तो बिल्कुल उसके साथ वही करूँगा, मैं उसको दिखाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। देन द क्वेश्चन इज़ कि आप ऐसा क्यों करेंगे? एंड द आंसर इज़ कि उसने बदतमीज़ी की थी। अब ये इवेंट हमें सारा पता है कि ये हो गया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये हमें नहीं पता। बट लैंग्वेज हमने क्या अप्लाई की कि उसने बदतमीज़ी की थी। हम्म, सो दैट इज़ वन आई चेंज द सिनारियो एंड आई से ओके ये वही आदमी है, इसने सारा कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही किया है। लेकिन ये इसलिए कर रहा है कि इसे घर से खबर आई है कि तुम्हारे बेटे का बहुत शदीद एक्सीडेंट हो गया है, बाद ज़िंदगी मौत की कश्मकश है, इसने जल्दी जल्दी पहुँचना है अपने बेटे के पास। व्हाट वुड यू दैन डू? आगे से हर बंदा कहता है नहीं यार, मैक्सिमम अकोमोडेट करेंगे, रास्ता देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वाई? Because the interpretation of that event is now changed. yes, That is why I say yes, NLP is so essential कि हमारी ज़िंदगी में आम चीज़ों के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं होती वहाँ पे हम नेगेटिविटी से उसको फिल करते हैं, और उसके बाद हमारा ओपिनियन चलते 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 दूसरे तक, तीसरे, जो वो पूरे का पूरा एक पूल ऑफ नेगेटिविटी बन सर जाता है। मुझे लगता है कि That was a simple switch. When you Yeah. don't know it, don't be negative about it. 100%। आई थिंक मेंटल हेल्थ खराब होने का ना एक इंडिकेटर मेरे पास ये है कि एक घर है उसके अंदर हर वक्त नेगेटिव बातें होती है। Hmm. That is a mental health issue. True. दैट इज एन इशू Yeah. दैट यू रियली कांट सी। आप में एबिलिटी खत्म हो गई है देखने की कि कुछ अच्छा भी है या कुछ अच्छा भी है। सोल्यूशन भी है। एक घर ऐसा, मुझे ये भी मेंटल हेल्थ इशू लगता है, यानी इसको मैं फियर कहता हूँ। फियर इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव इमोशंस एंड दैट इफेक्ट्स योर ब्रेन एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एनीथिंग। ठीक है, पीपल प्लीजिंग इज ऑल्सो एन इशू। Hmm. ठीक है, नॉट नोइंग हाउ टू ड्रॉ योर बाउंड्रीज एंड इफ यू ड्रॉ नो बाउंड्रीज Yeah. दैट इज ऑल्सो एन इशू। Hmm. ये सारे इश्यूज हैं जो मैनिफेस्ट इस तरह कर रहे हैं। बैकग्राउंड में इसके कोई मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, इमोशनल हेल्थ का भी प्रॉब्लम है जो कि एड्रेस नहीं हो रहा। लोग रोते हैं कि जी फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया। जब मैं पूछता हूँ कि जी आपने उनको कभी बताया था कि मेरे साथ ये नहीं करना, तो वो कहते हैं नहीं, तो बाउंड्री तो कभी हमने ड्रॉ की ही नहीं थी। हमने किसी को बताया नहीं था कि यार दिस इज व्हाट आई लाइक एंड दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, Yeah. प्लीज डोंट क्रॉस दिस लाइन, इफ यू क्रॉस इट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ये तो कॉन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं है। यहाँ पे तो अल्लाह माफ करे, शादी के बाद मियाँ बीवी के कमरे में बगैर पूछ के लोग आ जाते हैं। ये तो वो मुआशरा है कि कोई उनकी प्रिवेसी नहीं है। अम्मी जान उठ के आ गई हैं या अब्बू जान उठ के, ओ मैं तुहाडे नाल गल करनी सी, ते बंदा कह रहा है अच्छा ओके सो। बट अगर आपके घर में यही होता है, बच्चों को भी बहुत ज्यादा प्रोब किया जाता है। यानी एक एज है, एक एज तक आप बच्चों को सवाल पूछ सकते हैं, जैसे वो 5-6 साल के हैं। Yeah. 25 साल के बाद आप उनको 7 साल की उम्र वाले सवाल नहीं पूछ सकते। अच्छा, ये आपने एक बात आपने कही ना कि ये जो अंदर आ जाते हैं, हाँ, व्हाट इज पर्टिकुलरली वर्स कि जब नॉक करके अंदर आ जाते हैं। हाँ, नॉक करने का एक मकसद है हाँ, कि यू गिव पीपल टाइम, या रिलैक्स होके बैठा हुआ या लेटा हुआ है, या राइट, कि आप मैं तो उसके बाद आप नॉक करके आप वेट हम्म, करते हैं कि अच्छा ठीक है अब आ जाए। हम्म, अच्छा, ये आगे हम बात करें ना सड़क की, हम्म, ये हमारे ऊबर क्रीम वगैरह जो अब ऊबर तो आई थिंक इज गॉन नाउ, हम्म, मैं जब ये सर्विसेज यूज़ करता हूँ तो आमतौर पर ना ड्राइवर हज़रात एक बात करते हैं कि उन्होंने कोई मोड़ वगैरह काटना है, लेना है, यू टर्न कुछ भी करना है, इशारा लगाया हुआ है तो ऐसे किसी आगे आ जाते हैं। और पीछे वाला अगर गुस्सा करे तो कहते हैं देखें यार मैंने इशारा भी लगाया हुआ है। ओ भाई, तुम्हें किसने कहा है कि इशारा लगाने के बाद सड़क तुम्हारी हो जाती है? वो आपके एक इरादे का इजहार है कि आपने इधर मुड़ना है, ना यू वेट कि पिछला आपको रास्ता दे, आप उधर चले जाएं। बट वी थिंक कि मैंने इशारा लगा दिया, दैट्स मेंटल हेल्थ इशू। या इशारा लगा दिया, अब ये मेरी हो गई, जस्ट लाइक कि मैंने दरवाज़ा नॉक करके मैं अंदर चला जाऊं, बिल्कुल ऐसे। जस्ट लाइक दैट। सर तो आई थिंक इतनी फ्रस्ट्रेशन भी है ना अंदर की, द कैपेसिटी टू लर्न एक्चुअली बहुत ही मिनिमाइज हो चुकी है। आप किसी को जेन्युइनली जाके इधर मुस्कुरा के आप बाहर जाते हैं, मैं भी बाहर जाता हूँ, जनरल एक तरीका होता है हेलो स्माइल करके, इधर करके दिखाए ना, कहेगा की होया तेनू, एडा हंसता कदा पे ठीक है, वो शायद एक्सपीरियंस नहीं हुआ लाइक मेरे। नहीं, एक खुश मिजाजी से आप अगर किसी को मिल लेना,
वो हमें गुस्सा कर देता। Yeah. यहाँ पे लोगों से यहाँ तक नहीं बर्दाश्त होता कि यार ये इतना हंस क्यों रहा है, Mm. इसको पता नहीं है हालात क्या हैं। Yeah. अच्छा, फिर एक एडवर्सिटी पे अगर अगला स्ट्रेस में नहीं आ रहा Mm. तो इसका मतलब इस इंसान की मेंटल हेल्थ काफी ठीक है। Yeah. ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक भी हो ना, उसको भी ड्रैग डाउन करके खराब कर देते हैं कि Mm. तुम क्यों नहीं बेटा तुम रो क्यों दो नहीं रहे। ठीक है, एक बहुत कॉमन चीज जो मैंने देखी है, जो आपने भी अभी मेंशन किया है जी, धक्कम पेल, सबर का ना होना, Yeah. पेशेंस ही नहीं है, नहीं लाइन में खड़े हो सकते, Mm. कुछ ना कुछ करेंगे, हॉर्न पीछे से पा पा, नजर आ रहा है आगे गाड़ी खड़ी है। ये मेरे साथ कई दफा हो चुका है, मेरे बिल्कुल आगे गाड़ी है, That's मेरे the पीछे worst. गाड़ी है और वो मुझे हॉर्न दे ही जा रहा है। Mm. तो एक दफा तो मैं उठ के बाहर निकला, मैंने कहा सर इस पे से फ्लाई कर सकते हैं आप, प्लीज ट्राई करें, फिर मैं आपसे सीखूंगा कि गाड़ी के ऊपर से फ्लाई कैसे करके जाते हैं। ठीक That's है, amazing. मैं एक दफा बाइक पे, स्टूडेंट दौर की बात है ये, मैं मेंशन करना चाहता हूँ। प्राडो पे एक भाई साहब आ रहे हैं, वाइट लाइट और इतनी तेज, और प्राडो ऊपर होती है तो बाइक पे आप बैठे भी हो तो डायरेक्ट आपके आई लेवल पे आके लगती है। Okay. फुल HIDs चलाई हुई है, मैंने उसको ना ये इशारा करके कहा नीचे कर लो भाई, नजर नहीं आ रहा। हम्म। उससे गाड़ी रोक के उतर नहीं आया। हम्म। कहना मैं 80,000 दियां बत्तियां थल्ले करन वास्ते नहीं लाइयां, तेरी अखां च मारांगा मैं। ये मैं कहा, ठीक हो माइंडसेट है। गया। Yeah. माइंडसेट नहीं, इस इंसान को वैलिडेशन इश्यूज है। Yeah. इसको बचपन में वैलिडेशन नहीं लगी मिली, इसको लोगों को तकलीफ दे के, ठीक है, अपनी चीज दिखानी है, शो ऑफ करनी है। Yeah. एक्सट्रीम मटेरियलिज्म भी मुझे लगता है कि इंसान अपनी पेन को जब प्लेजर से सप्रेस करना शुरू होता है तो एडिक्शंस आती हैं। अगर किसी को कोई एडिक्शंस हैं, हम्म। उसको कोई चैलेंज है पीछे, वो अपनी किसी पेन को छुपा रहा है। हम्म। ठीक है, लोगों का ट्रिगर हो जाना, एकदम से बैश करना शुरू कर देना, शो करता है कि पीछे कोई ऐसी ट्रॉमा है जिसको वो छुपा रहे हैं। I think that could go both ways. It could be either a trauma or it could be कि उनका जहन अभी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा जो उनके पास आ गया है। सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक क्लास बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हुई मुशर्रफ एरा में। यस यस। ये जब ये प्लॉट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये सारा कुछ आम होना शुरू हुआ, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो बेसिकली दे आर फर्स्ट जनरेशन रिच पीपल। तो पैसे तो आपके पास आ सकते हैं, बट हाउ डू यू ऑलवेज बिहेव, या यानी कि पैसा आपके अंदर कल्चर नहीं लेके आ सकता ना, कैरेक्टर भी नहीं लाता, कैरेक्टर भी नहीं लेके आता। वो कहते हैं कि स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर, फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो। वेरी ट्रू। अच्छा, अब ये देखें कि इसके आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि दुनिया में आमतौर पर बात कही जाती है कि यार ये अरब लोग बड़े बदतमीज हैं, विच इज़ नॉट ट्रू बाय द वे, सारे नहीं हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज नॉट बदतमीज। लेकिन इसके साथ हम जो है बहुत से लोग ऐसे देखते भी हैं अरबों में कि जो यू फील कि यार आप में थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा हो सकती थी। तो द क्वेश्चन इज़ के भी बड़े अमीर लोग हैं, वेस्ट के भी बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन वेस्ट में आमतौर पर डेप्थ क्यों पाई जाती है? एंड द रीज़न इज़ कि हम कहते हैं वेस्ट के लोग महज़ब हैं, लेकिन वेस्ट के लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है, पर्टिकुलरली यूरोप के लोगों की, अमेरिका में आज भी उस तरह का शैलोनेस पाया जाता है जो यूरोप में नहीं है। यूरोप पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादा डेप्थ है। उसकी वजह ये है कि 25-30 सालों के अंदर उन्होंने 2 मेजर जंगें देखी, उन्होंने भूख देखी, डिस्ट्रक्शन देखी। उसके बाद ये हुआ कि यानी कि यूके में एक ज़माना ऐसा भी था कि बाय लॉज इस तरह के बने हुए थे कि जो ब्रेड जिस दिन बनती थी वो उस दिन बिकती नहीं थी, ये कानून था, अगले दिन बिकती थी। रीज़न ये थी कि आज ये ताज़ा ब्रेड है तो कोई आदमी भूख के अलावा इसको मज़े के लिए ना खा ले, लेकिन अगले दिन जो खाएगा सिर्फ भूख के लिए खाएगा, मज़े के लिए नहीं खाएगा, इसलिए कि एक दिन की बासी ब्रेड होगी। इस तरह से इनकी ट्रेनिंग नेचुरली हुई उनकी। वेर एज बहुत से हमारे अरब कंट्रीज़ जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन, ऐसा नहीं था कि दादा गरीब था उसका बेटा थोड़ा बेहतर हुआ और पोता, नहीं, सिंगल जनरेशन वो ऊँट से लैम्बोर्गिनी 60 साल पहले क्या था। तो वो कल्चरल ग्राउंडिंग ट्रेनिंग वो नहीं हो सकी। एंड सेम थिंग हैपन इन पाकिस्तान कि पूरी जनरेशन एक ऐसी डेवलप हो गई लोगों की कि जिनकी कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुई। अचानक से उनके वो देहाती इलाके थे, वो हाउसिंग सोसाइटी में आ गए, उन्होंने वो बेचे, गाड़ियाँ आ गई, बड़े घर बना लिए शहरों में आके, और फिर वही बात कि 80,000 की बत्तियाँ मिलने लग गई हैं, बिकॉज द पर्सन ओनली हैज़ मनी, ही हैज़ एब्सोल्युटली नो डेप्थ व्हाटसोएवर। ये भी एक मेंटल हेल्थ इशू है, बट पीपल थिंक कि अगेन मेंटल हेल्थ वही होता है जिस नर्वस डिस्पोजिशन होती है, आगे पीछे देख रहा होता है, ये कर रहा होता है। लोगों को लगता है कोई रिजॉल्व द प्रॉब्लम इफ यू डोंट इवन नो द प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। इसको आप एक्नॉलेज जब नहीं करते तो आई थिंक
व्हाट इन आवर कैपेसिटी, जैसे मैं तो जहाँ काम भी करता हूँ वहाँ पे भी आई टॉक अबाउट इट अ लॉट। अगेन पहले मैं अपनी कम्युनिटी में बहुत बात कर रहा था, अब मैं पॉडकास्ट पे भी बात कर रहा हूँ। मेरा तो दिल करता है कि कोई 1 डे वर्कशॉप्स अब मैं प्लान कर रहा हूँ या 2 डे वर्कशॉप्स, जिसके ऊपर भाई आ जाओ, बहुत थोड़े पैसों में आ जाओ, कि बुलाने का जो उस एरिया का खर्चा है बिठाने का वो पूरा हो जाए, बिजली पूरी हो जाए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आ जाओ, सो दैट कोई ट्रेनिंग हो। मैंने पहले बहुत साल अपने स्टूडेंट्स को किया कि ये चैलेंज होता है, ये होता है, पेरेंट्स को किया। अच्छा, पेरेंट्स को समझाने में मुझे तो बहुत बड़ा चैलेंज आता ना, आप हमें बताएंगे हमने बच्चा कैसे पालना है। अच्छा, इसका जो दूसरा है ऑपोजिट है ना, उसको भी साथ मेंशन करें। ये पेरेंट्स कहते हैं आप हमें बताएं बच्चा कैसे पालना है। हाँ, इट्स लाइक हाँ, व्हाई डू यू हाँ। थिंक कि Yes, आपको मैं बताऊंगा अपने बच्चा कैसे पालना yes. है। मैं आपको एट बेस्ट ये बता सकता हूँ कि आज का बच्चा ये आपसे बहुत ज़्यादा एडवांस है इस हवाले से कि हमसे पहले जो दुनिया होती थी उसमें इंफॉर्मेशन वालिदैन की तरफ से बच्चों की तरफ आती थी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया के दौर के और अब एआई के दौर के बच्चे हैं, ये ऑलरेडी अपने वालिदैन से टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो उनके अंदर एक नार्सिज्म भी आ सकता है, क्योंकि दे एक्चुअली नो मोर देन यू डू। और टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में इस वक्त एक सेंट्रल हैसियत रखती है, दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में आप हों। इसमें ईस्ट वेस्ट का फ़र्क भी इतना ज़्यादा अब नहीं है। यानी आप क्वालिटी ऑफ गैजेट्स का कह सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ अच्छी क्वालिटी का होगा, यहाँ पे नहीं होगा, बट अगेन इट्स बोथ आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो अब बच्चे को आप उस तरह से नहीं पाल सकते जैसे पहले हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं। बच्चा अल्टीमेटली आपका है, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो दूसरे होते हैं आप हमें बताएंगे, सो व्हाई डू यू थिंक आप मुझसे बात कर रहे हैं? इफ यू डोंट नीड अ सोल्यूशन, फाइन, अपना टाइम बचाएं। पाकिस्तान के तो मुझे लगता है, जो मेरी अपनी ज़ाती इस टाइम बात है, अगेन मैं कोई जितने लोगों से मैंने बात की है और ऑब्जर्व किया है, अगर आप लोगों को सिर्फ इफेक्टिवली पैसे कमाना सिखा देना इतने कि वो अच्छा सरवाइव कर जाए, 50% चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि 50% चैलेंजेस के रूट कॉज पे जब मैं जाता हूँ, मियाँ बीवी की लड़ाई में 50% ऑफ द केसेस में जो एक बहुत बड़ी रीज़न है, दैट इज लैक ऑफ फाइनेंसेस, that is making the man frustrated and the woman is not getting what she wants. सर्वाइवल ही नहीं है, हर महीने स्ट्रेस है, तो कभी 1000 रुपये पे लड़ पड़े, कभी 5000 पे लड़ पड़े। यार कता कलामी की माजरत, ये अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने तो नहीं लगाया आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू द मैन। नौजवान आदमी लेट 20s अर्ली 30s में शायद होगा, दाढ़ी रखी हुई है, वो जूतियों से अपने आप को मार रहा है। बड़ी वैसा को वायरल पाकिस्तान में जा रही है, जूतियों से मार रहा है अपने आप को वो आदमी, और उसकी बीवी जो है वो वीडियो बना रही है, एंड शी हैज़ नो रिगार्ड टू द फैक्ट कि वो हस्बैंड है। वो बात कह रही है कि ये साइको है, देखो ये मैं इसके साथ रह रही हूँ साइको। उसने वो वीडियो बाद में अपलोड भी कर दी, एंड पीपल थिंक कि वो जो मर्द है उसका मेंटल हेल्थ का इशू है, बट दे डोंट रियलाइज कि इसकी बीवी का उससे ज़्यादा बड़ा मसला है। एंड दिस इज वो एक वीडियो आ गई है ना, जो नहीं आती है वो मिलियंस में केसेस हैं। तो हमेशा आपके रिएक्शन पे कहेंगे कि ओ रिएक्शन बड़ा गलत था, ये तो कभी नहीं बताते कि हमने पीछे किया क्या था। इस रिएक्शन तक बंदे को पहुंचाने के लिए वो प्रोसेस कभी किसी के सामने नहीं आता। सामने जो आता है वो एक उसका आउटबर्स्ट होता है, या जो रिएक्शन फौरी तौर पे आता है हमेशा वो आउट आता है। लेकिन येट मैं तो अभी भी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का, अगर हम यकीन माने लोगों को पैसे थोड़े से कमाना सिखा देना, क्योंकि इसके अराउंड भी इतने लिमिटिंग रिलीज मौजूद हैं कि ये कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज़ है, इतना पक्का नैरेटिव डाला हुआ है कि बेटा ये बहुत मुश्किल चीज़ है। हालांकि उसके प्रिंसिपल्स हैं, मैं बाहर हाँ कह चुका हूँ, ये काम असल में स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं सिखाएंगे। तो वो आई थिंक उसके सॉल्यूशंस पे मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त। दूसरा सॉल्यूशन है कि 1 डे 2 डे 3 डे वर्कशॉप्स। रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं आती सर, बीवी को ये नहीं पता मियाँ क्या चीज़ होती है, हस्बैंड कौन होता है, मर्द क्या होता है, उसके क्या राइट्स हैं, वो अपने सांचे में क्या होता है, वो अपने डिज़ाइन में क्या होता है, उसके लिए रिस्पेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मियाँ को ये नहीं पता कि बीवी क्या होती है। मेरी माँ इंज करती थी, तू भी इंज करना। ये बात आपने इतने पते की कही है। मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया था, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि उसको हम लॉन्च करें या ना करें। बेसिकली वो है ही नए शादीशुदा लोगों के लिए, क्योंकि मेरी जितनी सर मुझे दे दे, मेरे पास बहुत डिमांड है इस कोर्स की। नहीं, उसमें डिमांड की बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा सा ना उस पर इसलिए, मेरे पास बहुत लोग आते हैं और यंग लड़कियां अब तो कहती हैं कि सर प्लीज़ हमारी शादी होने वाली है,
हम दोनों को गाइड करते हैं, बिकॉज Okay. चिल्ड्रन आर फियरफुल, दे हैव Oh, they सीन are. देयर पेरेंट्स फाइटिंग, दे हैव सीन ऑल ऑफ दैट इन देयर लाइफ एंड दे रियली वांट अ पीसफुल रिलेशनशिप. मेरा जो एक्सपीरियंस एज अ लाइफ कोच, 3 ही चीज़ें होती हैं जो किसी शादी को एक बड़ा सुहाना ख्वाब भी बना सकती हैं एंड एब्सोल्यूट नाइटमेयर भी बना सकती हैं. मज़े की बात है इसमें फाइनेंसेस नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े कपल देखे हैं, थोड़ी सी मैं भी मैनेज कर लेते हैं. 3 चीज़ें जो हैं, एक तो राइट्स और ओब्लिगेशंस का ना पता होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. दूसरा बड़ा प्रॉब्लम पर्सनैलिटीज़ को ना समझना. और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम एक आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल मिसमैच कहें, डिस्पैरिटी कहें, कुछ भी आप उसको नाम दे दें. ये 3 चीज़ें हैं जो मेजर ड्राइवर्स. तो अब इसमें जो पर्सनैलिटीज़ की बात है कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि दूसरे आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड कि आपके देखें ना, आपके पास एक मशीन का कोड है, तो आप उस मशीन को बेहतर तौर पे यूज़ कर सकते हैं. और क्योंकि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो आप अपनी मशीन यानी कि अपनी ज़ात का कोड भी किसी को दे रहे हैं, तो आप एक दूसरे के साथ बड़ी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. प्रॉब्लम वहाँ पे होता है कि जहाँ पे एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को नहीं समझते, और जो हमें इस्लामिकली हकूक़ और फ़राइज़ दिए गए हैं वो नहीं समझते. और तीसरा प्रॉब्लम ये जो सेक्सुअल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इसके हवाले से, जिसके अंदर मेरे लाइफ कोचिंग के एक्सपीरियंस के अंदर जो एक पोर्न एडिक्शन है, इट्स अ मेजर ड्राइवर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो मैं उसमें रिलेक्टेंट इसलिए कोर्स बना भी है, सिर्फ रिलेक्टेंट इसलिए, और वो बनाने का मकसद भी ये था कि आप जितने मर्ज़ी इस चीज़ को, जो मेडिकल फील्ड में आता है, शरीयत भी आपको इजाज़त देती है कि आप इन टॉपिक से बात कर सकते हैं, बट स्टिल कि एक बहन है, बेटी है, वो उस तरह की जो वो भी एम्बेरस हो रही है डिस्कस करते हुए, कि एक मर्द है वो भी एम्बेरस हो रहा है. सो हाउ डू वी टेक द एम्बेरसमेंट अवे. तो वो जितने भी सोल्यूशंस हैं उनको इकट्ठा करके, टोटल 1.5 घंटे का कोर्स में 3 चीज़ें हैं कि अच्छा आप मुझसे बात ना करें, वीडियो देखते हुए, चूँकि वो एक पर्सनल कनेक्शन उसमें नहीं रहता, आप एक वीडियो देख रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं. तो वो बनाने का मकसद ये था कि ये 3 चीज़ें इकट्ठी करके आप ये कोर्स ले लें, ये प्रोग्राम ले लें, इसको अप्लाई करें, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी. पर उसके फिर यही कि शुड आई नोट, क्योंकि उसमें फिर बहुत से लोग ऐसे नहीं सर, अब वो कहते हैं ना, वो वाली बात है कि शर्म में कोई शर्म नहीं है. जो सही बात है उसको हमें बाहर रखना पड़ेगा और ब्लेटेंटली रखना पड़ेगा. यानी कर दें लॉन्च ही नहीं. बिल्कुल कर. मैं तो खुद इसके ऊपर वर्किंग भी कर रहा हूँ और मुझे पिछले 2 साल से डिमांड है. वही बात है कि हमने इतने काम सामने होते हैं कि बंदा कहता है मैं क्या करूँ, और टाइम लिमिटेड है. लेकिन मैं अभी भी रिलेशनशिप्स में ये समझता हूँ, क्योंकि औरत की वन ऑफ द नीड्स जो है ना वो स्टेबिलिटी है. श्योर. जब उसको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बार बार नज़र आती है, वो चीज़ उसको एक और फॉर्म में बहरहाल, क्योंकि हाँ ये मैं मान सकता हूँ, हमारी औरतें ऑब्वियसली उम्महातुल मोमिनीन तो है नहीं, ठीक है, उनकी कुछ बेर मिनिमम नीड्स हैं. औरत अपना भी ख्याल ना रखे और मर्द अपना भी इंडिविजुअल ख्याल ना रखे तो वो किस दूसरे का ख्याल रख भी नहीं सकते. आई थिंक रिलेशनशिप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. उसके बाद है अपने आप को पहले मोहब्बत करना. अगर मैं अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकता ना, तो फिर मैं किसी से नहीं कर सकता. अगर मैं अपने हकूक अदा नहीं करता ना, तो फिर मैं किसी और के भी नहीं कर सकता. अगर मैं अपने आप को खुश नहीं रख सकता, तो फिर मैं किसी और को भी नहीं रख सकता. अब एक मर्द है, मर्दों का अक्सर होता है जी मैं सारी जिंदगी अपने वास्ते कुछ नहीं कीता. क्यों पायन, क्यों नहीं कीता तुसी? अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान आप खुद हैं. अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे, जिसने सारा कुछ चलाना है, तो फिर आप अपने आप को खराब कर लें, फिर बाकी तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा. तो ये हमारी आवाम को समझने की ज़रूरत है, बीवियों को भी, मियाँ को भी, माँ बाप को भी, कि भाई पहले अपना ख्याल रख लें. यहाँ तक कि इस पे इमोशनल होते हैं जी, मैंने 3 साल हो गए एक शर्ट नहीं खरीदी. ये तमगा है, दूर फिटे मुंह है आपका कि आपने नहीं खरीदी. मैंने तो जी बच्चों की खातिर ये कर दिया. हमें ना विक्टिम बनने का शौक है. क्यों भाई, एक शर्ट खरीद, तू हर महीने खरीदा कर, तू अपने दोस्तों के साथ जाया कर. मैंने तो जी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना छोड़ दिया, तो दिल मेरा करता है मैं खिला देता हूँ, आज खा ले. आपकी बात याद आ रही है, हमने वेल्थ मैनेजमेंट का एक मैंने किया था यूके में ही. तो हमारे जो ट्रेनर थे वो एग्जैक्टली यही बात कह रहे थे. कहते हैं कि जो साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ है उसको समझो, कि जब तुम खर्च नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर सिर्फ एक उम्मीद पे पैसा जमा एक इंसान हद तक कर सकता है. तो वो कहते थे कि एक दफ़ा जाके ना, जाहिर सी बात है वो अपने ब्रिटिश स्टाइल में कह रहे थे कि हैव अ क्रैकर ऑफ अ नाइट आउट देयर. अब उसका जो भी मतलब है कि
वो कहने का मतलब ये था, जाहिर सी बात है उनका मतलब शराब भी था, क्लब भी था, तो हम पाकिस्तान में उसकी No, बात नहीं करें। लेकिन उसके लेकिन जैसा कि जब आप स्पेंड करते हैं तो जो आपके अंदर एक केमिकल्स का स्पाइक होता है ना, एक्साइटमेंट का, अहमक होता है, उसको दोबारा अचीव करने के लिए आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। Yes. दैट्स अ साइकोलॉजी ऑफ इट। यस तो वो एक छोटा छोटा ना आपको एक चाहिए सर, होता है अगर बूस्टर, आप एक छोटा। अपने आप को रिवॉर्ड नहीं करते एक मेहनत पे, आप में और मेहनत करने की और ड्राइव करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। Yeah. ठीक है ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू टेक केयर ऑफ एनीवन। Yeah. You have to take care, manage. You have to learn to manage yourself before you take the responsibility of managing anyone. Yeah. अगर आप 20 साल से एक ही कपड़े और जूते पहनते हैं तो ये तमगा नहीं है, दूर फिटे मुंह है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तमगा नहीं है। ये बच्चों के लिए अल्लाह ने कुर्बान होने का हुक्म कहीं नहीं दिया। अल्लाह ने बच्चों को नर्चर और प्रोटेक्ट और ट्रेन और तरबियत करने का हुक्म दिया। मैं ते जी बच्चे नु मुंडे नु अपने आईफोन लेके दिता है, ए देखो जी मेरे को 20,000 का ही फोन है। क्यों आप बेवकूफ होने को अक्लमंदी साबित ना करें यहाँ। और लेकिन सेल्फ लव सिखाया नहीं जाता, क्योंकि हमारे माशरे में उसको सेल्फिशनेस कहा जाता है। ठीक है ना, अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं ना तो उसको क्या कहा जाएगा, ये इंसान सेल्फिश है। और मैंने बहुत सारे ये भी सुना है कि जी वो बाप बड़ा सेल्फिश है, उन्होंने अपनी गाड़ी तो बहुत अच्छी रखी हुई है, बच्चों को पुरानी दी हुई है। वो कमाता है, उसने सारा कुछ ये किया है, तो उसकी पहली नई गाड़ी बनती है ना भाई, और आपकी बनती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल दिया है कि ऐसी करनी है तो कमाओ पैसे। दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। बच्चा इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यस जो बच्चों को पालना है, यस, और उसमें मियाँ बीवी का ऑन बोर्ड होना, उनका एक दूसरे को समझना कि ये हमारा एक जॉइंट वेंचर है, मुश्तरका लेके चलना उसको। तो वो इस हवाले से भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर वालदा की और टेंडेंसीज़ हैं, वालिद की और टेंडेंसीज़ हैं, तो बच्चे को कभी भी उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होती। मैं आपको अपने घर की मिसाल दूँ, मैंने अपनी वालदा से सीखी है। हम जब छोटे थे तो हमारी वालदा का एक असूल था कि खेलते हुए कभी गिर जाते तो वो आके उठाती नहीं थी, दूर से देखती कि ज़्यादा तो नहीं लगी, ज़्यादा लग गई तो आ जाती थी भाई के दिन खुद ही। मैंने अपनी मिसेस से बात की, मैंने कहा मेरा एक बेटा एक बेटी है, मैंने कहा हम ये करते हैं। उसको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। शुरू में उसको था कि बच्चा है, गिर गया ये, मैंने कहा थोड़े दिन सब्र, इट्स आवर जॉइंट वेंचर, देखो होता क्या है। अब हमारे बच्चे जिनों की तरह सीढ़ियों से गिरे, जहाँ से भी गिरे उठ के बस करके बस हम देखते हैं, छोटे हैं, फ्रेजाइल बॉडी स्ट्रक्चर है, ज़्यादा तो नहीं लगी। लेकिन यही चीज़ बाद में ट्रांसलेट करती है इनके फ्यूचर के हर आस्पेक्ट में। यस 100%। कि बच्चों को पालना ही इस तरह से है, ये जहन में रख के कि एट सर्टन एज बच्चों को आपकी ज़रूरत ना हो, और सर्टन एज से मुराद 30 साल नहीं है। ओह, आई थिंक 14 साल है। एग्जैक्टली, यस कट इट बाय हाफ। यस 14-15 साल की उम्र है, इस तरह से हो कि वो अपने बेडरूम के जिम्मेदार खुद हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनको उस वक्त तक आ जानी चाहिए। दिल तोड़ना ये ज़रूरी है, ये बात मेरे वाला साहब कहते थे। सर मेरा बेटा ना, बड़ी लोगों को जालिमाना बात लगेगी, लेकिन इंसान ना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट मैं पहले एक्सप्लेन कर लूँ। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, सो हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ग्रोथ, बट ग्रोथ कम्स फ्रॉम पेन, बट नो वन वांट्स टू टेक द पेन। ऑल द लेसन्स वी लर्न इन लाइफ आर थ्रू पेन। तो मेरा बेटा ना हीटर में हाथ डालता था, खुद 2-2.5 साल का होगा, आई डोंट नो द एज। माँ बेचारी पीछे पीछे हाय 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 हाय। मैं इसको कहूँ रिलैक्स करो, एक दफा हल्का सा जलेगा ठीक हो जाएगा, उसके बाद कभी नहीं डालेगा। नहीं क्या हो गया आपको, हाय हाय पीछे पीछे सारा दिन नहीं हो रहा है। एक दिन माँ गई, हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मेरे वालिदैन नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, वो गई कहीं नीचे किसी काम से, उसने उंगली डाली, मैं चुप करके सिर्फ बैठा रहा। ये वही बात है कि चोट लगी तो सर लगी, रोया, मैंने उठाया, गले से लगाया। वो दिन सर आज का दिन, उसने कभी आग को हाथ नहीं लगाया। टफ लव, yes, tough love, you have to be tough, but again that's for boys, it's different for girls. लेकिन आपको बच्चे को पेन लेने की आदत डालनी पड़ेगी। I am very different in that regard. मेरा बेटी के हवाले से ना टोटल और चीज़ है। मुझे जब मेरी बेटी पैदा हुई तो लोगों ने मुझे, अल्लाह खुश रखे सबको, अपने कल्चर के मुताबिक लोग ऑपरेट करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस इस चीज़ का हुआ कि मेरी बेटी पैदा होने पे और मेरे बेटा पैदा होने पे मुझे मुबारकें एक तरह की नहीं मिली।
सर मुझे लोग पागल कहते थे कि मुझे बेटी का बहुत शौक था। मैं बेटी उम्रे पे जाके, जैसे दुआ नहीं होती कि मैं उम्रे पे ही मांग के आऊंगा, और ये बात सच है कि तो वो लोग बेटी इतनी फ्रेजाइल, और वो सारा जो मुबारकें थी बेटे के हवाले से कि वो तुम्हें बाजू मिल गए हैं, तुम्हें ये और वो, अल्लाह मुबारक करे, और बेटी का अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे उसे। ना थॉट मेरे अल्लाह ने मेरे हर इंसान को जितना नसीब डिपेंडेंट बनाया है, बेटियों को भी उतना ही बनाया है। व्हाई डू वी ऐड मोर टू इट? तो मेरी बेटी अब ऐसे पलती है कि वो बेसिकली एक फाइटर बच्ची है, ठीक है? वो कॉन्फिडेंट बच्ची है। और लोग कहते हैं कि यार इसने ना, अच्छा जो हमने मिठाई बांटी तो सब लोगों को बड़ा वो अजीब बेटी क्यों रहता है। मैंने कहा यार दुश्मनी आना पैदा करना बेहतर है, इसको ख़त्म कर दो टॉपिक को, यहाँ पे बेहतर है। और अब लोग कभी कभी कहते हैं यार ये तो बेटी को ना बेटे की तरह पाल रहा है। एंड आई स्टिल आस्क व्हाई आर यू इवन, मेरे बेटे को मेरी बेटी का म्यार क्यों बना रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस्लाम में बेटियां ऐसे पाली जाती हैं। यस, इस्लाम में कमज़ोर औरत का कोई तसव्वुर नहीं है। बिल्कुल मैं जिस जो दीन मैंने पढ़ा है बिल्कुल नहीं। उसमें कोई कमज़ोर औरत नहीं होती है। और मैं इसको अल्लाह ताला मुझे प्रोजेक्ट में मैंने इसको एक मॉडल मैं बनाना है। मतलब मुझे होता है कि आज तक मुसलमानों ने अम्मा खदीजा को स्टडी कर लेते, चलो कुछ ना और करते, आप अम्मा फातिमा अम्मा खदीजा ये दो औरतों को आप स्टडी कर लेते क्यों, क्या थी वो। और अम्मा फातिमा इतनी छोटी एज में इतनी स्ट्रॉन्ग औरत कैसे थी? मैं यही अर्ज करने का मतलब है ना कि जो इंडिपेंडेंस है हमारे यहाँ सिर्फ एक ही हमारे चीज़ है। मर्द की सर ईगो बड़ी फ्रेजाइल और बड़ी सस्ती और इनसिक्योर है ना, वो उसको पता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग औरत को हैंडल कैसे करते। मैंने अली भाई को, ये बड़ी गहरी बात है ये सर अली वो भाई है ना उसको स्ट्रॉन्ग होने नहीं देगा क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो इतना वीक है कि वो बेयर ही नहीं कर सकता। सर मेरी शादी होते ही मैंने अपनी बेगम को गाड़ी ले दी, पूरे मास्टर को आग लग गई। लेकिन यार मेरे पास एक सवारी है, उसने क्या जाना उसके पास सवारी नहीं होनी चाहिए? इसमें क्या इशू? वेयर इज द इशू? आदतें खराब हो जाती हैं, औकात से बाहर हो जाती हैं, बांध के रखना चाहिए। डिटरमिन किसने किया होगा? हाँ ये खुद ही। सर ऐसे ऐसे लोग मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है यार मेरी इतनी लेके दी है। और ये एक्चुअली ये भी एक मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है और पीपल जस्ट डोंट नो इट। जी मेरे पास कभी कभी लोग आके कहते हैं ना कैसर साहब आपके वीडियो पे ना मैंने फ़लाँ ऐड देखा था। मैं कहता हूँ बेटा मत अपना राज खोलो, वो जो ऐड तुमने देखा था ना दूसरा उसी वक्त कोई और ऐड देख रहा था। तुम्हें जो ऐड नज़र आया तुम्हारे इंटरेस्ट पे, जो तुम ब्राउजिंग हिस्ट्री तुम्हारी है ना उसकी बेस पे मिला है। यूट्यूब सिर्फ स्पेस देता है, यस उसमें नज़र क्या आता है ये आपके इंटरेस्ट पे है। तो कुछ चीज़ गलत नज़र आई है ना, जी मत अपना राज खोलो, चुप कर जाओ। तो उनको समझ में एकदम चुप कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कोई आदमी जब कहता है ना कि ये आदतें ख़राब हो रही है वगैरह वगैरह, दैट इज़ ऑल ही नोज़। यस वो चूंकि खुद यही चीज़ करता है तो उस बेचारे को पता नहीं होता कि वो खुद मेंटली इतना मीनिंग भी यही होता है ना, उसके दिमाग में उसका मीनिंग ही होता है। वो खुद जो यही करता रहता है तो ये समझता है कि जो मैं परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। वो प्रोजेक्ट ये एग्जैक्टली यही बात वो कर रहा होता है। तो उनका भी यही जवाब है कि बेटा मत राज खोलो। आई थिंक हमने एक जनरेशन, वीक माओ ने एक जनरेशन बड़ी की है इनसिक्योर मर्दों की, और वो अपनी इनसिक्योर बेटियां पालेंगे जो कि फिर गलत मर्दों से शादियां करेंगी। अब ये बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सो व्हेन अ मैन एज अ फादर इज नॉट राइट, it's more likely that her daughter will attract a wrong man in her life. और यही बात And she'll think he's exactly like my father, but she doesn't realize that my father was not the right man. और यही बात जब इंडिविजुअल लेवल से कलेक्टिव लेवल पे जाती है, दैट्स वेयर द बिगर प्रॉब्लम इज। क्योंकि मेंटल हेल्थ आप एजुकेशन सेक्टर में यू नो कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये वो लोग हैं जो आगे हम पॉडकास्ट से पहले आप बात कर रहे थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान में कंपनीज़ को लीड करना है, फैमिलीज़ को लीड करना है, और ये अगर मेंटल हेल्थ को साथ लेके वहाँ पे जा रहे हैं तो उसका जो फिर एक कैस्केडिंग या ट्रिकल डाउन होगा वो कैसा। और ये हमारी बच्चियाँ जो हैं इन्होंने फैमिलीज़ बिल्ड करनी है, इन्होंने माएँ बनना है। व्हाट सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। आप मुझे एक बात बताएं, पहले तो आप एक परसेंटेज सेट ले लें कि पाकिस्तान में अच्छे रिस्पॉन्सिबल स्ट्रॉन्ग मर्द कितने?
फतवा लग जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपने औरतों के बारे में पूछना है और 95% कह दिया तो काम खराब हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं, हम तो मर्दों से कर लेंगे। Sure. मर्द कितने हैं? I can't put a number on that, but But no, very few, very few, sure. very few. Yeah. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें, Hmm. ठीक है। ऑलरेडी औरतों की तादाद कुछ एक बाय वेरी फाइन छोटी परसेंटेज मर्दों से ज्यादा है। Hmm. मिसाल के तौर पे एक अच्छे मर्द से एक अच्छी औरत की शादी भी होगी। Hmm. अब अच्छी औरतें ज्यादा होती हैं हमेशा। मेरा ये भी मानना है कि देयर आर ऑलवेज बेटर वुमेन देन बेटर मैन, ऑलवेज, ठीक है। वो सारी जो अच्छी औरतें भी हैं, वो फिर उनके पास कौन रह जाते हैं? वीक मर्द। मैं कहता हूँ रहने से बहुत बेहतर है कि अकेले रह लो। सर जूते मर्द के हैं सोसाइटी में। आपकी बीवी अल्टीमेटली आपकी मिरर रिफ्लेक्शन बन जाती है। आप जो वो आपकी इन्वायरमेंट में रहती है, आपका उसके ऊपर एक इम्पैक्ट है, ठीक है ना। अगर आप But why does it have to be this way? वो अपनी इंडिपेंडेंस फैमिली के अंदर मेंटेन क्यों नहीं रख सकती है? जो वो उसकी नहीं, मैं पर्सनैलिटी ये इस सेंस में बात नहीं कर रहा। वो अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रख सकती है, लेकिन मर्द एक लीडर है, अपनी औरत के लिए एक गाइड है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि अल्लाह के अहकामात या दीन के अहकामात वो अपनी बेगमात को बताया करते थे। सही। औरत तो ऑलरेडी जो सही औरत है, जो फेमिनिज्म अपनी पूरी फेमिनिटी में है, वो चाहती भी है कि उसका मर्द उसको लीड करे, बट वो फ्री होती है। इंडिविजुअलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, शी इज फ्री टू चूज विदाउट एनी प्रेशर। सो शी इज बीइंग टोल्ड दैट दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। इफ शी इज द राइट वुमन एंड यू आर द राइट मैन, you'll always give her the right to choose between that. सही। But ultimately मियाँ बीवी एक ट्रैक पे आ चुके हो, ठीक है। ठीक हो क्या, एज ए लीडर। अब आप मुझे बताएं कि लीडर ही गलत है, वीक है, फैसले नहीं ले सकता, Yeah. इनडिसाइसिव है, स्टैंड नहीं ले सकता, रोता रहता है, मसले बनते रहेंगे। तो इसका तो कोई सोल्यूशन। Yeah. औरतों, हम कहते हैं ना, बड़ा क्रिटिसिज्म, नहीं औरतों को ठीक करो, औरतों को ठीक करो, औरतों को ठीक करो, वो माँ होती है, पूरा रेटरिक। मैं इससे बड़ा तंग हूँ। आप प्लीज पहले मर्द को ठीक कर ले, औरतें खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि वो मर्द जब सही बाप बनेंगे ना, तो वो सही बेटी पालेंगे। ये नैरेटिव उल्टा क्यों नहीं कर लेते जी? वो सही माँ सही बेटा पालेगी, सही बाप सही बेटी पालेगा, सही बाप सही बेटा भी पालेगा, सही बाप सही बीवी भी रखेगा। ये एक तरह का नार्सिसिज्म, ये भी मेंटल हेल्थ का इशू है ना, कि जी गलती हमेशा उधर नजर आती है। हाँ जी, यानी किसी और चीज़ औरत करना में जी गलती है, क्योंकि वो वीक है ना, तो बहुत आसान है बैठ के आप औरत को क्रिटिसाइज करते रहे। और क्रिटिसिज्म से अल्लाह का शुक्र है कोई औरत ठीक भी नहीं होती। फनी बात ये है, हदीस भी है। यस। तो ये आप क्रिटिसिज्म 24 घंटे औरतों को है, प्रेशर 24 घंटे औरतों को है, ठीक है। आप उनको वो इन्वायरमेंट दे रहे हैं, एक मर्द उसको सेफ सिक्योर विदाउट क्रिटिसिज्म फ्री एनवायरनमेंट दे रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज टू लर्न दे रहा है। अच्छा, वो तो नहीं देनी, क्रिटिसाइज फॉरन कर लेना है। वेरी गुड। देखें, हमने ना औरतों के हक में बड़ी बात कर दी। हाँ। अब सेकुलर्स को भी थोड़ा सा हमने देना है ना माध्यम के हमारे खिलाफ की बात कर सकें। तो मिसोजिनिस्ट तो बेसिकली अवेलेबल है। अच्छा, इसका सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग नेगेटिव नाउ, राइट? ऑन अ सीरियस नोट, मैं जो औरतों के हवाले से बात है कि आई थिंक हम मर्दों के साथ एक ज़्यादती ये होती है कि बहुत से मामलात में पाकिस्तान का मर्द इर्रेलेवेंट होता है, ये पिस रहा होता है बेचारा। वो एक पावर स्ट्रगल जो फैमिली की, जो मेरी अपनी टर्म में शायद और लोग भी कहते हों, मैं शायद गलत समझ रहा हूँ, मैं उसे कहता हूँ चुल्हा सियासत। चुल्हा सियासत जो है, उसे आप किचन पॉलिटिक्स कह लें, अच्छा लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल करें, कि मर्द बेचारा उसका विक्टिम बन जाता है। और विक्टिम उसका वो इस तरह से बनता है, इतनी बेरहमी के साथ वो विक्टिम बेचारा बन जाता है कि वो सियासत की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि जो पहले बहू होती है, बाद में उसे सास बनना होता है। वो जो इंड्योर करके आई हुई होती है, अब वो पोजीशन ऑफ पावर में है, उसने बहू के साथ अब वो कुछ करना है जो कुछ उसने भुगता हुआ है, बिकॉज दैट इज ऑल शी नोज। तो वो एक खींचातानी चल रही होती है। जो बहू होती है वो अपने राइट्स देख रही होती है, सास जो है वो अपने देख रही होती है, और वो राइट्स भी जो कल्चरली ड्रिवन है, रिलीजियसली ड्रिवन नहीं है। वो हस्बैंड बेचारा वो एक ऐसा पिसा हुआ मजलूम इंसान है। यानी हम जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में अगर 50% केसेस से भी ज़्यादा हों तो मुझे हैरत नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट 50% केसेस तो वो हैं जहाँ पे एक औरत पे तशद्दुद तो हुआ है, लेकिन करने वाली सास है। इन मैनी केसेस सास की कोई रिश्तेदार भी है, उसकी बेटी भी है, दिस तरह वो कर।
तो मैं ये बिल्कुल कि है नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस सर ये लेकिन एक्सक्लूसिवली मर्दों के ऊपर सारा ब्लेम अपोर्शन कर देना मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी अच्छा, ये भी मैं इसको और तरह मैंने बहरहाल पहले तो एक बात है कि मैंने इयान के साथ एक पूरी पॉडकास्ट की है मर्दों के हकूक के बारे में. अच्छा Having said that, a woman really can't respect a man she can easily manipulate. So it's a man's job not to get manipulated and know what. करे क्या उधर जब माँ कहती है उसको इधर ना जब माँ उसे कहती है कि मैं केड़ी माँ रह गई हूँ हूँ वही जदा तू है वो बेचारा वो मैनिपुलेट ना हो तो क्या करे सर उधर जाता है तो उस आगे से बिल्कुल मैं तो कहता हूँ मेरा एक और स्टांस है कि men are far more dumb than women and that is why women very easily can manipulate a man and they do. Okay, only ये वो मिसोजिनिस्ट गुफ्तगू है जो मैं चाह रहा हूँ प्लस देने के लिए इसकी रील कट के बहुत दूर तक जाए. But women don't respect a man they can manipulate. They देखें why would रोना है औरतों का ना सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है. बहन भी है, माँ भी है, दोस्तें भी हैं, रिश्तेदार भी है. हाय मैं मेरे नाल आया हो गया, ठीक है. तो मर्द किसी से बात नहीं कर सकता. मर्द का एक सपोर्ट सिस्टम या आउटसाइड ऑफ होम होता है उसके दोस्त यार. एंड अब रीसेंट स्टडी शो करती हैं कि मर्दों की मेंटल हेल्थ के लिए अपने दोस्तों से हफ्ते में 2 बार मिलना बहुत अच्छा है. क्योंकि वो अपनी भड़ास अपना सारा कुछ निकाल लेते हैं. वो घर में नहीं निकाल सकते. बीवी के खिलाफ भी बात नहीं करना चाहते, माँ के खिलाफ भी नहीं करना चाहते. अगर कर भी लेंगे तो भुगत भी लेंगे. यानी चलो कर लो आप. तो उन्होंने एक एंटी वाइफ क्लब बनाया. तो वो फिर दोस्तों के अंदर जो भी एक उनके लिए दोस्त जरूरी हैं. लेकिन मर्दों को ये समझना पड़ेगा कि अगेन वही जो मैंने शुरू में बात की थी कि मर्दों को भी समझना पड़ेगा औरत अपने सांचे में क्या चीज़ होती है, अपने डिज़ाइन में क्या चीज़ होती है. वो बड़ा पर्सनल ले लेता है, मेरी माँ इस तरह की है या मेरी बीवी इस तरह की है या जी मेरी बहनें इस तरह की हैं. ठीक है ना. हर औरत की नंदें ही खराब हैं. ठीक है. हर मर्द की फुप्पी खराब है. ये भी बड़ा मुझे हंसी आती है कि खाला नहीं खराब होती, फुप्पी खराब होती है. नानी बहुत अच्छी होती, दादी बड़ी जालिम होती है. चुल्ला सियासत. हाँ, लेकिन ये सारा नानके वाले रिश्ते ठीक कैसे होते हैं और दादके वाले खराब कैसे होते हैं बच्चों के ज़हन में. क्योंकि जो उनकी ज़हन साजी कर रही होती है मैडम, उनको जो अच्छे लगते हैं वो अच्छे होते हैं बच्चे के लिए, और जो बुरे लगते हैं तेरे चाचे इंज थे, मामे बड़े चंगे, तेरी फुप्पी इंज थी, तेरी खाला बड़ी चंगी, तेरी इंज थी, तेरी नानी बहुत चंगी. असल जुल्म पता है कब होता है? वो सारी जिंदगी जो फूफी दुश्मन होती है ये दाद के रिश्ते कोई भी और कह लें, जब बाद में कहा जाता है कि उसी की बेटी से शादी करो. Like, what hope is there now left कि उसको सारी जिंदगी उसके बच्चे आपके दुश्मन, कंपटीशन में वो पले. असल में सर मैं बताऊं ये भी दूर हो जाता है. सॉरी, मैंने बहुत दफा ये देखा है, मर्द को मोहब्बत भी करनी नहीं आई औरत को, उसने नहीं सीखा. ठीक है ना. कितनी दफा मैंने भाइयों को देखा है कि वो अपनी बहन को एक्सप्रेस भी नहीं करते. आप उसको खुद इनसिक्योर करते हैं. मर्द, कितने मर्दों का प्रॉब्लम है, देयर नॉन एक्सप्रेसिव. हम अगर बीवी को बता देंगे कि हम इससे प्यार करते हैं तो ये हमारे सर पे चढ़ जाएगी, तो हम कॉन्स्टिपेशन में सारी जिंदगी बैठे रहेंगे और उसको इनसिक्योर करते रहेंगे. तो इससे बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा. तो भाई आप खुल जाए, थोड़ा सा बता दे बीवी को. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दीन की बात करते हैं और ये मैंने बहुत देखा है और मैंने दीनदारों में देखा है. अल्लाह के नबी ये, अल्लाह के नबी वो, अल्लाह के नबी वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमें सबको उन जैसा करने की तौफीक अता फरमाए. लेकिन उनका अपनी बीवियों के साथ जो सलूक था आप करके दिखाएं एक दिन. वो तो बताते थे कि उनको कितनी मोहब्बत. ठीक हो गया. मुंह पे बताते थे, अपने हाथों से खिलाते थे. आपने जीरो एक्सप्रेस किया बीवी को कभी अपनी मोहब्बत. माँ को जब आप मोहब्बत एक्सप्रेस करते हैं बीवी को नजर आती है. आप करते हैं, अम्मी जी पैरा नो भी हाथ, सिर ते भी हाथ, गले भी लाना है, हाथ भी चुमने ने, सारा कुछ करना है. बुढ़ी दे आप चुमो ना जाके. ठीक है. तो यहाँ पे मर्द का कसूर यह है कि उसने औरत को जो हक था मोहब्बत देने का, वो मोहब्बत वैसे नहीं दी. जब वो नहीं देता तो वो इनसिक्योर होती है. Yeah, at sometimes सिर्फ किसी को ये बता देना कि आप कितने अच्छे हैं. Yes, it does wonders. Yes, it does wonders. औरत सर दिल का रास्ता कानों से जाता है. Yeah. मैं तो ये मानता हूँ. इसके अलावा ना एक आई थिंक जर्गन क्लॉप, लिवरपूल की जो मैनेजर, आई रिमेंबर, मेरा ख्याल है बोरुसिया डॉर्टमुंड से मैच था लिवरपूल का, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है. और ये पहले बोरुसिया के ही कोच हुआ करते थे, मैनेजर होते थे.
और लिवरपूल में आए। पहले हाफ में लिवरपूल 3-0 से हारा था। अब फुटबॉल में इस लेवल पे 3-0 की रिकवरी मुश्किल होती है कि प्रोफेशनल लेवल पे बड़ा ही आप 3 खा लिए ना किसी वजह से, तो बस आप भूल। वो तो आई थिंक कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है सेकंड हाफ तक। अच्छा, दूसरे वो जो 15 मिनट की ब्रेक आई, दूसरा हाफ स्टार्ट हुआ, तो लिवरपूल के खिलाड़ी उड़ते नज़र आ रहे हैं। वो समझ ही नहीं आ रही कि बोरुसिया वो बड़ी पेसी टीम है, वो भी विंग अटैक उनका बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन लिवरपूल वाले इधर से करते करते एक गोल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, बराबर करने के बाद चौथा किया, मैच जीत गए। अब 45 मिनट के अंदर 4 गोल, दैट्स बिग एफर्ट। तो बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्लॉप से पूछा कि क्या मतलब टीम ने तुमको अंदर जाके ऐसा कहा कि बुरा भला कहा होगा, क्या कहा होगा? नहीं, मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि अब वापस जाके मैच तुमने ऐसा खेलना है, ऐसा खेलना है कि तुम्हारे पोते और नवासे भी ये बात कह सके कि ये तुम लोग जिस मैच की बात कर रहे हो ना, वो मेरे दादा ने खेला था, मेरे नाना ने खेला था, कि हिस्ट्री में ये मैच जो है रह जाए, बिकॉज यू कैन। तो ये तो जो आपने कहा, ये कान के रास्ते ये जो चीज़ गई है, ये पेप गार्डियोला ने रहीम स्टर्लिंग को टोटल ट्रांसफॉर्म कर दिया लिवरपूल से जब उसकी ट्रांसफ़र हुई, मैन सिटी में गया। एंड अगेन द क्वेश्चन वाज कि ये अच्छा पहले भी अच्छा था, लेकिन अब इतना अच्छा कैसे हो गया? एंड आई सेड आई जस्ट टोल्ड हिम हाउ गुड ही इज। सर इस्लाम में आप सोचे ना, इस्लाम में आप सोचे झूठ बोलना एक केस में जायज़ है, 2 केसेस में एक्चुअली, एक केस में और भी जायज़ है, बीवी की तारीफ में। इसे एग्जैजरेशन कह ले, झूठ तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब अगर आप उसको कैटेगोरिकली लें, यानी अगर आपको अपनी बीवी नहीं भी उतनी खूबसूरत लगती है और आप कहते हैं कि तुम इतनी बहुत खूबसूरत हो, बट दैट इज द एग्जैजरेशन। क्यों झूठ तो ये होगा ना कि उसको मैं झूठ और ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे उसको मैं कह रहा हूँ कि बीवी की तो वो एक काम नहीं करती और आप कहते हैं तुम, जैसे खाना वो इतना अच्छा नहीं बनाती और आप कह रहे हो कि बहुत मज़ेदार है, ठीक हो गया? तो इस केस में इस्लाम अलाउ करता है, क्यों? कानून से। और दूसरा है कि 2 लोगों की दोस्ती कराना, जो 2 लोग लड़े हुए हों उनको मिलाने पे, ठीक है? वो भी क्या है, बात ही है ना, यार वो तुम्हारे बारे में तो बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, उसको शुरू में यकीन नहीं आएगा। लोगों के दिलों में जगह पैदा करना, अगेन औरत के दिल में आपने जगह पैदा करनी है उसको क्रिटिसाइज करके, तू की सही नहीं कर दी तो क़यामत तक नहीं हो सकती। आप अगर उसको रोज़ बताएंगे कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी बहन को छेड़ते होते हैं कि तुम इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी हो, मेरा दिल करता है तुम्हारी जैसी दो। शुगल की बात मजाक करते होते, तो बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी बात कर लेंगे, थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देंगे, अपनी फीलिंग्स बता देंगे, तो बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी। नंबर 2, आई विल अर्ज मेन टू रियली टेल देयर वाइव्स हाउ दे फील, and I will urge wives to really have the capacity to listen to exactly understand how their man feels. क्योंकि अगर जैसे ही मैन मर्द बताता ना मैं कैसा फील करता हूँ नेगेटिव सेंस में किसी चीज में, तो औरत उसको फौरन तौर पे पर्सनल ले लेती है। इट्स नॉट पर्सनल, या वो चीज उसके अगेंस्ट यूज किए जाने के डर में वो मर्द वो बात नहीं कर रहा होता। बहुत सारे मर्द पैसा कमाने के बावजूद बता नहीं रहे होते कि अगर हमने बता दिया तो खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, अगर हमने बता दिया तो डिमांड ज्यादा हो जाएंगी। तो एक झूठ की फिजा भी है बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग एक कांस्टेंट चल रही है, ट्रस्ट किसी एरिया ऑफ लाइफ में कम है। क्योंकि मैं बड़ा इनेटली मानता हूं कि अगर पेरेंट्स, माँ बाप, मियाँ बीवी का अगर सिस्टम ठीक हो जाए ना, तो बच्चे भी ठीक होंगे, ये माशरा भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और ये पूरा जो निज़ाम है फिर उसी तरह के स्ट्रॉन्ग लोग ऊपर आएंगे। तो चेंज मैं नहीं मानता कि हुकूमत से हम तक आएगा, हमसे शुरू होगा। मैं बदलूंगा, मैं रोज़ बेहतर होने पे कोशिश करूंगा, एज एन इंसान, एज अ बाप, एज अ भाई, एज अ मियाँ, एज अ कोच, एज जो भी मैं रोज़ जो भी करता ना उसके ऊपर 1% बेहतर होने की अगर कोशिश शुरू कर दूं, तो फिर मेरे अराउंड सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सब कुछ बेहतर। आई ऑलवेज से देयर इज ओनली वन वे टू चेंज योर लाइफ एंड दैट इज टू चेंज योरसेल्फ। इफ यू कांट चेंज योरसेल्फ, योर लाइफ इज नेवर गोइंग टू चेंज। तो ये है व्हिच आई बिलीव। इट्स वेरी वेरी ट्रू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। ख़वातीन व हज़रात, जो बातें हमने की, कोशिश की कि वो चीज़ें जो वैसे हम पैसे लेके बताते हैं आज फ्री बता दें और काफ़ी बताएं। बट ऑन अ सीरियस नोट, देखें, मसला कभी भी हल नहीं होता जब तक आप मसले के साइज़ को डिस्कस करते रहते हैं।
मसले के साइज़ को डिस्कस करने से मसला सिर्फ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है, सॉल्व फिर भी करना ही होता है। तो मसला सॉल्व होता है जब आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। यही आज का हमारा मकसद था कि लेट अस स्टार्ट विद आवरसेल्व्स, बजाय इसके कि हम किसी और को ठीक करें। लेट अस सी कि हम खुद ठीक होके किस तरह से एक चेंज लेके आ सकते हैं। एंड इमेजिन कि पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग ये फैसला कर लें कि हमने ठीक होना है, दूसरे को ठीक नहीं करना। वुडंट दैट बी अ चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।